पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओशियान ने लान वांगची को बचा लिया था उस ह्यूज बॉम्ब ब्लास्ट से, और उस लड़की के बॉडी में जो बॉम्ब था उसकी वजह से हॉस्पिटल की बिल्डिंग तहस नहस हो गई थी और इसका प्रेसिडेंट लान को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो अपने सीने में हाथ रख जमीन पर बैठ गए थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें हुआ क्या। अब यहाँ से देखते हैं प्रेसिडेंट हाउस का सीन। प्रेसिडेंट लान बेड पर लेटे हुए हैं। वो अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हैं। उनकी नजर सबसे पहले अपने साइड में बैठे अपने बेटे पर जाती है, जो उनके हाथ को थामे बैठा हुआ है। प्रेसिडेंट लान कहते हैं धीमी और कमजोर आवाज में, वांगजी। लान वांगजी, जो किन्हीं गहरे ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसका ध्यान इस पर नहीं गया कि उसके बाबा उठ गए हैं। वो अपने बाबा के उसे आवाज लगाने से होश में आता है। प्रेसिडेंट लान बेड पर से उठने लगते हैं। लान वांगजी ये देख कहता है, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट लान वांगजी और मिस्टर शू की मदद से बेड से थोड़ा सा उठकर उस पर टिक कर बैठ गए थे। वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ। प्रेसिडेंट लान की नजर अब सीधे सामने जाती है जहाँ जनरल गाओ और वी ओशियान खड़े हुए हैं। जनरल गाओ कहते हैं, सर आप ठीक हैं? प्रेसिडेंट लान एक बहुत ही छोटी मुस्कान के साथ अपना सर नोट कर देते हैं। अब वो ओशियान को देखते हैं, जिसका हैंड इंजर्ड है, जहां बैंडेड लगी हुई है और उसकी नेक के पास भी बैंडेड है। प्रेसिडेंट लान को बहुत अच्छे से याद है कि वी ओशियान को 2 गोली लगी है, वो भी उसके बेटे लान वांगजी को सेव करते हुए। वो उसके चेहरे को देखते हैं जिसमें जरा भी सिकन नहीं नजर आ रही। उनके पास कुछ शब्द ही नहीं है कहने को। वो बस इतना ही कहते हैं, थैंक यू। इस पर वी ओशियान तुरंत कहता है, नो प्रॉब्लम सर। प्रेसिडेंट लान अब अपने बेटे को देखते हैं, जो एक तक उनके चेहरे को ही देखे जा रहा है। वो कहीं खोया खोया सा नजर आ रहा है। उसका फेस पेल लग रहा है। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, वांगजी क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? लान वांगजी अपने सीरियस फेस के साथ कहता है, मैं तो ठीक हूँ बाबा, लेकिन क्या आप ठीक हैं? प्रेसिडेंट लान वांगजी के हैंड को स्क्वीज कर कहते हैं, मुझे क्या हुआ है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। लान वांगजी कहता है अपनी ब्रोकन वॉइस में, बाबा और कब तक झूठ बोलते रहेंगे आप? कब तक मुझसे इस बात को छिपाने वाले थे आपकी आप ठीक नहीं हैं? यह कहते हुए लान वांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रेसिडेंट लान ये देखकर शॉक भी होते हैं और बहुत घबरा भी जाते हैं। वो कहते हैं, वांगजी क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लान वांगजी बीच में ही अपने बाबा की बात को काटते हुए कहता है, बाबा बस मुझे कुछ और नहीं सुनना। डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया है कि आप एक हार्ट पेशेंट है बाबा, आप और झूठ नहीं बोल सकते मुझसे। यह कहकर रोते हुए लान वांगजी अपने बाबा के हाथ पर अपना सर रख देता है। प्रेसिडेंट लान बड़ी बड़ी आंखें कर मिस्टर शू को देखते हैं, जो तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। प्रेसिडेंट लान के पास अब इस बात को अपने बेटे से छिपाने का और कोई बहाना नहीं था। वो सब सच जान गया है। प्रेसिडेंट लान वांगजी के बालों पर हाथ फेर कहते हैं, मुझे माफ कर दो वांगजी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे लेकर हर वक्त खौफ में और चिंता में रहो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी भी। लान वांगजी तुरंत उठकर अपने बाबा के माउथ पर अपना हैंड रख लेता है। वो कहता है, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए, आप कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़कर, समझे आप? प्रेसिडेंट लान एक स्माइल के साथ कहते हैं कि तुम्हें इतना भरोसा है? लान वांगजी कहता है, हाँ, अब मैं खुद आपका ध्यान रखूंगा और आपको काम की बेफिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं सब संभाल लूंगा। आपको बस यहाँ अपने कमरे में रहकर आराम करना होगा, समझे आप? प्रेसिडेंट लान एक तक अपने बेटे को देख रहे हैं, जो पल में ही एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करने लगा है, सिर्फ इस बात को जानकर कि उसके बाबा हार्ट पेशेंट है। प्रेसिडेंट लान बस अपने हाथ को आगे कर देते हैं और लान वांगजी आकर अपने बाबा के गले लग जाता है। प्रेसिडेंट लान वांगजी के सर को सहलाते हुए कहते हैं, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि सब कुछ अकेले संभालने लगा।
लालवांग जी कहता है, बाबा मैं कर लूंगा, बस आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करने की बजाय, ठीक है? प्रेसिडेंट लान कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन अभी तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लालवांग जी प्रेसिडेंट के जस्ट से दूर होकर उन्हें देख कहता है, कौन सी बात बाबा? प्रेसिडेंट लालवांग जी के बिखरे बालों को उसके चेहरे से दूर कर कहते हैं, अपनी हालत को देखो, तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है, रात होने वाली है, क्या दोपहर से तुम ऐसे ही यहाँ बैठे हुए हो? लालवांग जी कहता है, बाबा मैं आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था, मैं ऐसे कैसे इस तरह आपको अकेला छोड़कर जा सकता था? प्रेसिडेंट लान कहते हैं, अब तो मैं उठ गया हूँ, अब तुम्हें भी जाकर अपने कमरे में आराम करना चाहिए, मैं कैसे अपने बेटे को इस तरह परेशान देख सकता हूँ? लालवांग जी कहता है, लेकिन बाबा आप। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, वांग जी तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो? अंकल शू है ना मेरे साथ यहाँ, और मुझे भी जनरल गाओ और कमांडर सीएन से कुछ जरूरी बात करनी है। लालवांग जी कहता है, ठीक है बाबा, मैं अभी जल्दी ही आ जाऊंगा आपके पास, और आप स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे किसी भी बात को लेकर। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं लूंगा स्ट्रेस, प्रॉमिस। लालवांग जी ओके कहकर वहां से चला जाता है। अभी कमरे में बस मिस्टर सू, जनरल गाओ और वीवूशियान ही थे। जनरल गाओ और वीवूशियान आगे आकर प्रेसिडेंट से थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब प्रेसिडेंट उनसे जरूरी बात करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, जनरल गाओ, उस ब्लास्ट में किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? और उस भगदड़ में? जनरल गाओ कहते हैं, सर, ब्लास्ट की वजह से किसी को कोई हानि तो नहीं पहुंची है, लेकिन उस अचानक मची भगदड़ में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। प्रेसिडेंट लान बेबस होकर बस अपना सर शेक कर देते हैं। वो अपना सर झुकाकर कहते हैं, क्या सोचा था और ये क्या हो गया? प्रेसिडेंट लान वीवूशियान को देख कहते हैं, मुझे आपकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए था, आपने मुझे सचेत किया था, पर मैं ही उस समय भावनाओं में बह गया। वीवूशियान बस कुछ नहीं कहता। प्रेसिडेंट लान आगे कंटिन्यू कर कहते हैं, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 बार आपने मेरे बेटी की जान बचाई, उसकी वजह से आपको गोली भी लग गई, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए आपने फिर से उसे उस ब्लास्ट से बचाया। आप ना होते तो मेरा बेटा तो। मेरे पास शब्द ही नहीं है। थैंक यू सो मच कमांडो वे, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। वीवूशियान कहता है, नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कैसे भी मिस्टर लान को शेव करना था, इसलिए उस वक्त मुझे जो भी समझ आया वो मैंने कर दिया। प्रेसिडेंट लान तुरंत कहते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए आपने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। वीवूशियान उस पर चुप हो जाता है, वो कुछ कह ही नहीं पाता। प्रेसिडेंट लान बात को बदल कहते हैं, क्या आप लोगों को कुछ पता चला कि इन सब के पीछे कौन था? ये किसकी प्लानिंग थी? जनरल गाओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दिया है सर, जल्दी ही उस इंसान तक भी पहुंच जाएंगे। प्रेसिडेंट लान अपना सर नोट कर देते हैं। जनरल गाओ कहते हैं, ओके सर, अब आप रेस्ट करिए, हमें भी निकलना होगा। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, ठीक है ऑफिसर्स। वीवूशियान और जनरल गाओ प्रेसिडेंट के कमरे से निकल जाते हैं जाने के लिए। यहाँ लालवांग जी अपने कमरे में आकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है फ्रेश होने, लेकिन जब वो मिरर में अपने आप को देखता है तो वो शॉक हो जाता है बुरी तरह। वो तो ये भूल ही गया था अपने बाबा की टेंशन में। लालवांग जी को अपने कपड़े और फेस के हिस्सों पर लगे खून से याद आता है कि सोल्जर को बुलेट लगी है उसे बचाते हुए। लालवांग जी ज्यादा नहीं सोचता और तेजी से बाहर निकलकर हॉल की तरफ जाने लगता है। आंट मैरी जो रात का डिनर प्रिपेयर कर रही थी, वो अपने यंग मास्टर को इतना हड़बड़ी में कहीं जाते देख उन्हें रोक लेती हैं। वो कहती हैं, यंग मास्टर क्या हुआ, सब ठीक है? लालवांग जी कहता है, आंट मैरी, मैं बाबा के कमरे में जा रहा हूँ, वो सोल्जर्स वहीं हैं। यह कहकर लालवांग जी आगे जाने लगता है। आंट मैरी उसे रोकते हुए कहती है, यंग मास्टर, वो दोनों आर्मी ऑफिसर वो अभी घर के बाहर गए हैं। लालवांग जी ये सुनकर अपनी जगह पर रुक जाता है। वो कहता है, क्या? आंट मैरी कहती है, हाँ यंग मास्टर, वो अभी बाहर गए हैं।
लालवांग जी तुरंत घर के बाहर की ओर दौड़ लगा देता है। आंट मैरी उसे पीछे से चिल्लाते रह जाती है। लालवांग जी बाहर आकर देखता है तो वो दोनों अपनी आर्मी जीप में बैठने वाले हैं। लालवांग जी उनकी तरफ बढ़ते हुए जोर से कहता है, रुकिए। जनरल गाओ जो ड्राइविंग सीट पर बैठ ही गए हैं और विभूषण भी बैठने ही वाला होता है, लेकिन वो लालवांग जी की आवाज को सुन पीछे पलट जाता है। वो और जनरल गाओ दोनों देखते हैं कि लालवांग जी दौड़ते हुए उनके पास आ रहा है। लालवांग जी सीधा आकर वुशियान के सामने खड़ा हो जाता है। वुशियान कहता है, मिस्टर लान, क्या हुआ आप यहाँ इस तरह? लालवांग जी पहले तो अपनी सांसों को नॉर्मल करता है और फिर अचानक ही वुशियान के सामने अपना सिर झुकाकर कहता है, थैंक यू वेरी मच सोल्जर, मेरी जान बचाने के लिए, आज भी और उस दिन भी। एंड आई एम सॉरी, इस वजह से आपको इंजर्ड होना पड़ा। लालवांग जी अपने सर को झुकाए हुए ये सब कह रहा है। वुशियान कहता है, मिस्टर लान, आप अभी क्या कह रहे हैं? ये मेरी ड्यूटी का पार्ट था, इसके लिए आपको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज ऐसा मत करिए, आपको एक सोल्जर के सामने झुकना शोभा नहीं देता। लालवांग जी अपना सर ऊपर कर वुशियान को दिखता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप मेरे थैंक्स को एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वंस अगेन थैंक यू सोल्जर, और प्लीज आप अपने इन जख्मों पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी लापरवाही मत करिएगा। इतना कहकर लालवांग जी वहां से चला जाता है। विभूषण उसे ही जाते देख रहा है और जनरल गाओ वो विभूषण को देख कहते हैं, अब हम चले, देर हो रही है। विभूषण उस तरफ से अपनी नजर हटाकर गाओ लियांग को देखता है और जीप में बैठ जाता है। रास्ते में आगे बढ़ते वक्त जनरल गाओ विभूषण को देख कहते हैं, किसी की बात को तो तुम सुनते नहीं हो। अब होने वाले प्रेसिडेंट ने कहा है तो घर जाकर ठीक से ड्रेसिंग कर लेना, वरना कोई इन्फेक्शन ना हो। विभूषण इस पर कहता है, मैं ठीक हूँ जनरल। जनरल गाओ बस अपना सर शेक कर देते हैं। वो कहाँ अपना सर फोड़ रहे हैं। रात को प्रेसिडेंट हाउस में लालवांग जी अपने पापा को उनके रूम में ही अपने हाथों से खाना खिला रहा है। प्रेसिडेंट कहते हैं, वांग जी अब हो गया और नहीं खाया जाएगा मुझसे। लालवांग जी कहता है, बाबा अभी कहाँ, आपने तो अभी पूरा फिनिश भी नहीं किया है, देखिए। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, वांग जी एक तो तुम खामखा अपने आप को परेशान कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने मुझे चलने से मना नहीं किया है, हम बाहर चलकर भी डिनर कर सकते थे। एक तो तुम बस मुझे ही खिला रहे हो, तुमने कुछ नहीं खाया है, ये गलत बात है वांग जी। लालवांग जी कहता है, कुछ भी गलत नहीं है बाबा, मैं आपको खिलाने के बाद खा लूंगा। प्रेसिडेंट कहता है, मैं तुमसे नहीं जीत सकता। लालवांग जी कुछ नहीं कहता। खाने के बाद लालवांग जी को जबरन अपने कमरे में भेज दिया जाता है उसके बाबा के द्वारा, वरना आज वो उनके पास ही उनके कमरे में रुकना चाह रहा था अगर उसके बाबा को रात में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। पर उसके बाबा भी अपने बेटे को अच्छे से जानते थे कि वो यहाँ रहेगा तो रात भर जागता रहेगा, इसलिए उन्होंने उसे अपने कमरे में भिजवा दिया। यहाँ वुशियान अपने घर आ गया है। वो पहले फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। वो अभी शर्टलेस है। उसके शरीर पर बहुत से निशान हैं। बताने की जरूरत नहीं कि ये निशान उसे कैसे मिले। एक कमांडो है वो, बहुत से मिशन को अंजाम दिया है उसने अपनी जान पर खेलकर, जिसके निशान इस तरह उसकी बॉडी पर रह जाते हैं। वुशियान पलटकर जाने लगता है, लेकिन कुछ याद आकर अचानक ही उसके पैर रुक जाते हैं। वो मिरर के थ्रू अपने हैंड और नेक एरिया को देखता है। उसे कुछ याद आता है। सोल्जर प्लीज आप अपने जख्मों पर ध्यान दीजिएगा, कोई लापरवाही मत कीजिएगा। लालवांग जी के कहे शब्द अचानक वुशियान के दिमाग में आ गए। वुशियान ने बैंडेज को घर आते ही अलग कर दिया था अपने जख्म से। वुशियान नीचे ड्रॉअर से मेडिकल किट को बाहर करता है और अपने आप को ट्रीट कर आकर बेड पर लेट जाता है। वो लेट तो गया है पर उसकी आंखों में नींद नहीं है, पर उसके लिए ये कोई नई बात नहीं। आधी रात का समय है, सभी लोग अपने घरों में चैन से सो रहे होंगे, लेकिन कौन जानता है कि क्या सच में ऐसा है भी कि नहीं। लालवांग जी जो अपने कमरे में सो रहा है, उसकी नींद बस थोड़ी देर पहले ही लगी थी। वो झट से अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है जब उसे अपने कमरे के डोर पर नॉक सुनाई देता है। लालवांग जी जल्दी से जाकर डोर को खोलता है और कहता है, अंकल शू, अब यहाँ से देखते हैं थोड़ी देर बाद।
प्रेसिडेंट लान जो अपने कमरे में सो रहे हैं उनकी नींद खुल जाती है क्योंकि हॉल का टेलीफोन जोरों से बज रहा है। प्रेसिडेंट लान धीरे से बेड पर से उठते हैं और कमरे के बाहर चले जाते हैं। वो हॉल में देखते हैं तो कोई भी नहीं है। टेलीफोन अभी भी बज रहा है। प्रेसिडेंट लान जाकर फोन को पिक करते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कैसे हो मेरे दोस्त, अपने पुराने साथी को भूले तो नहीं। प्रेसिडेंट लान को ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहे थे कि ये आवाज है किसकी। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, कौन हो तुम? दूसरा पर्सन कहता है, अरे मतलब तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। मैं वो बोल रहा हूँ जिसके प्यार से तुमने शादी कर ली थी। क्या अब कुछ याद आया तुम्हें? प्रेसिडेंट लान शॉकिंगली कहते हैं, जिन गौशान? दूसरा पर्सन जो जिन गौशान है वो कहता है, तो तुम्हें याद आ गया। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, कितनी बार कहा है मैंने, मेरी पत्नी के बारे में बात मत किया करो। वो मुझसे प्यार करती थी हमेशा से, तुम थे जो उसके पीछे पड़े थे। जिन गौशान बेशर्मों की तरह कहता है, ठीक है, आज मैं तुम्हारी बात को मान जाता हूँ। मान लिया कि मैं ही हमेशा उसे चाहता था, उसे मेरा होना चाहिए था, पर वो तुम्हें चाहती थी। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, तुमने यहाँ फोन क्यों किया है? जिन गौशान कहता है, अरे प्रेसिडेंट, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे देश में क्या हो रहा है इसकी आपको कोई खबर ही नहीं। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? जिन गौशान पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मतलब तुम्हें सचमुच नहीं पता? जरा रेडियो में चल रही खबर को तो सुनो। प्रेसिडेंट लान को गलत अंदेशा हो रहा था। वो जल्दी से रेडियो को ऑन करते हैं जिसमें ये खबर चल रही है कि 6 सालों की मेहनत से बनकर तैयार बच्चों का स्कूल आज रात 1 बजे हुए बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी तरह ढह गया है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। एक ही दिन में 2 जगहों पर ब्लास्ट। हॉस्पिटल का तो सिर्फ आधा ही हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन स्कूल पूरी तरह ब्लास्ट की वजह से गिर चुका है। हमारे देश के 2 बड़े प्रोजेक्ट, आज उनकी ये हालत है। हमारे प्रेसिडेंट उस जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बेटे वो वहां पर है और स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों को ये सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे घबराएं नहीं। खबर ये भी सामने आ रही है कि आज दोपहर में उद्घाटन के वक्त हुए हादसे के बाद से प्रेसिडेंट लान की तबीयत खराब है और अभी एक और हादसा, न जाने उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा। हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इतने में ही वो रेडियो बंद हो जाता है। प्रेसिडेंट लान बिल्कुल फ्रीज अपनी जगह पर खड़े हुए थे। फोन अभी भी उनके कान के पास है, जिसमें से आवाज आती है, कैसी लगी ये खबर? देखो क्या हाल हो रहा है तुम्हारे देश का, जिसके लिए तुमने अपनी सारी जिंदगी दे दी, और देखो आज क्या मंजर है तुम्हारे सामने। मेरा तो इरादा तुम्हारे लड़के को भी जिंदा नहीं छोड़ने का है, पर ना जाने क्यों उसके मामले में मेरी किस्मत बहुत ही खराब है। जब भी उसे मारने का सोचो, कोई ना कोई आ जाता है उसे बचाने। पहले वो स्नाइपर उस जंगल से उसे ले गया, और अब ये सोल्जर जो 1 सेकंड भी उससे दूर नहीं होता है। आज अगर वो बीच में ना आता तो मेरे 2 काम हो जाते। तुम्हारा बेटा भी मरता और हॉस्पिटल तो बर्बाद हो ही गया है। पर कोई बात नहीं, और भी मौके मिलेंगे। तुम्हारा बेटा भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, बस देखते जाओ। इतना कहकर जिन गौशान फोन कट कर देता है। प्रेसिडेंट लान के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वो 2 कदम पीछे हो जाते हैं। जिन गौशान की कही सारी बातें और भी दूसरी बातें प्रेसिडेंट लान के दिमाग में घूमने लगती है। वो कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा देश वो बर्बाद नहीं हो सकता, और मेरा बेटा, उसे कुछ नहीं होगा। यही सब बड़बड़ाते हुए प्रेसिडेंट लान जमीन पर गिर जाते हैं। उसी वक्त घर के बाहर से आंट मैरी, जो बाहर खड़े अपने यंग मास्टर के आने का इंतजार कर रही थी, वो अंदर आ रही थी, जो प्रेसिडेंट लान को देखकर जोर से चिल्लाती है, मास्टर। यहाँ से देखते हैं उस जगह को जहाँ पर लान वांगजी है, और वहां पर वीवो श्यान भी है, जो इस खबर को गांव लियांग से सुनकर अपनी टीम के साथ यहाँ आया था। लान वांगजी मिस्टर शू के साथ कैसे भी जनता को शांत करने की कोशिश कर रहा है, जो ये सब देखकर बहुत डर गए हैं, और लोगों को इसका दुख भी हो रहा है। वो सभी सोच रहे हैं कि इतनी सारी मुसीबतें एक साथ उनके देश में कैसे आ गई, कौन कर रहा है ये सब।
लालवांगजी भी दुखी है, अपने बाबा के सपनों को अपने सामने यूं बिखरता देख। पर उसे स्ट्रांग रहना होगा अपने बाबा के लिए, वरना उसके बाबा की तबीयत बिगड़ सकती है। वो ये नहीं होने देगा। इसलिए तो अपने बाबा को बिना बताए वो यहाँ आया है। प्रशांत लालवांगजी को कब से देख रहा है परेशान होते। इन सब की उसको आदत नहीं है, उसके बाद भी वो यहाँ है। प्रशांत लालवांगजी के पास आता है और कहता है, मिस्टर लान, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। लालवांगजी कहता है, नहीं, मैं यहाँ से ऐसे कैसे जा सकता हूँ। प्रशांत कहता है, लेकिन ये आपकी। ओशियान बस इतना ही कह पाया था, तभी जनरल गांव हड़बड़ी में ओशियान के पास आते हैं और कहते हैं, सीएन, जल्दी चलो हॉस्पिटल, प्रेसिडेंट लान तुम्हें बुला रहे हैं। लालवांगजी कहता है, हॉस्पिटल? बाबा हॉस्पिटल में है? आप क्या कह रहे हैं? जनरल गांव कहते हैं, मिस्टर लान, अभी हमें वहां जल्दी चलना होगा। वो तीनों ही तेजी से वहां से निकल जाते हैं। लालवांगजी का दिल बहुत घबरा रहा था। क्या मतलब है जनरल गांव का कि उसके बाबा हॉस्पिटल में हैं और विवोशान को बुला रहे हैं। बाबा ठीक तो है ना? लालवांगजी के दिल में हजारों सवाल चल रहे थे, जो सवाल उसे तब तक परेशान करते रहे जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच गया। हॉस्पिटल के अंदर सभी जल्दी से उस तरफ बढ़ जाते हैं जिस रूम के सामने आंट मैरी खड़ी हुई है। लालवांगजी कहता है, आंट मैरी, बाबा को क्या हुआ है? आप लोग हॉस्पिटल में क्यों हैं? आंट मैरी, जिनकी आंखों में आंसू है, वो कहती है, यंग मास्टर, पता नहीं मास्टर कैसे घर पर बेहोश हो गए थे, हम उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि। लालवांगजी कहता है, आंट मैरी, डॉक्टर ने क्या कहा है, बताइए मुझे। आंट मैरी कहती है, यंग मास्टर, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेसिडेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। लालवांगजी के हाथ आंट मैरी के शोल्डर से छूट जाते हैं। उसके पैर भी अपनी जगह से डगमगाए जाते हैं। ओशियान, जिसने सब सुना, वो जल्दी से आगे बढ़ जाता है लालवांगजी को संभालने के लिए। लालवांगजी को इस बात का धक्का लगा, उसके बाबा की कंडीशन क्रिटिकल है, अचानक उन्हें क्या हुआ। तभी हॉस्पिटल रूम का डोर खुलता है। बाहर डॉक्टर आते हुए कहते हैं, प्रेसिडेंट आप सभी से मिलना चाहते हैं। उनके सामने प्लीज कोई भी ऐसी बात मत करिएगा जो उन्हें स्ट्रेस दे। लालवांगजी बस इतना सुनते ही जल्दी से हॉस्पिटल रूम के अंदर चला जाता है। बाकी सभी भी अंदर आते हैं। अंदर अपने बाबा को इस तरह देखकर लालवांगजी के कदम बीच में ही रुक जाते हैं। प्रेसिडेंट लान ऑक्सीजन मास्क और कई मशीनों से घिरे हुए हैं। लालवांगजी धीरे कदमों से उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। प्रेसिडेंट लान की आंखें बंद हैं। सभी प्रेसिडेंट लान को इस हालत में देखकर बुरा फील कर रहे हैं उनके लिए। प्रेसिडेंट लान अपनी आंखों को तब खोलते हैं जब लालवांगजी के आंसू की एक बूंद उनके हाथ में आकर गिरती है। वो अपने साइड में खड़े अपने बेटे को देखते हैं, जिसकी आंखों से आंसू लगातार गिरे जा रहे हैं। प्रेसिडेंट लान धीरे से अपने हाथ को ऊपर कर अपने ऑक्सीजन मास्क को हटा देते हैं। लालवांगजी तुरंत उनके हाथ को पकड़कर कहता है, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट लान कहता है, वांगजी बस थोड़ी देर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लालवांगजी कहता है, हाँ बाबा कहिए, मैं सुन रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं अपने वांगजी से? प्रेसिडेंट लान अब अपनी नजर लालवांगजी से दूर कर पूरे कमरे में करते हैं। उन्हें वो इंसान सबसे आखिरी में खड़ा दिख जाता है जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं। प्रेसिडेंट उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसका नाम लेते हैं, विवोशान। ओशियान, जो आखिरी में खड़ा हुआ था, वो प्रेसिडेंट को उसका नाम लेते देख जल्दी से उनके पास आ जाता है और कहता है, सर अब ठीक है। प्रेसिडेंट लान वोशियान के हाथ को पकड़ कहते हैं, विवोशान, मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। विवोशान कहता है, सर आप कहिए, आप क्या चाहते हैं मुझसे? प्रेसिडेंट लान कहते हैं, पहले मुझसे वादा करो कि तुम मेरी कही बात को नकारोगे नहीं, मुझे मना नहीं करोगे, वरना मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। विवोशान कहता है, सर आप कहिए, आखिर क्या बात है? प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम मुझे मना तो नहीं करोगे? जनरल गांव विवोशान के शोल्डर पर हाथ रख देते हैं। विवोशान अपना हेड टर्न कर उन्हें देखता है। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो प्रेसिडेंट को देख कहता है, मैं वादा करता हूँ सर, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। प्रेसिडेंट लान की आंखों में ये सुनकर थोड़ी चमक आ गई थी। वो कहते हैं, तुम सच कह रहे हो? विवोशान अपना सर नोट कर देता है और अगले पल प्रेसिडेंट ने जो बात कही
वो वहां मौजूद सभी लोगों को हिलाने के लिए काफी थी, सबसे ज्यादा विवोशियान को। उसका हाथ प्रेसिडेंट के हाथ से छूट जाता है। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, विवोशियान, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे वांगजी से शादी करो, उसे अपना ओमेगा बनाओ। विवोशियान पूरी तरह फ्रीज प्रेसिडेंट लान के कहे शब्दों को ही प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। लान वांगजी भी शॉकिंगली अपने बाबा को देख रहा है। विवोशियान कहता है, सर आप अभी क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट लान कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता, जब मैं खुद ये चाहता हूँ। विवोशियान कहता है, लेकिन सर। प्रेसिडेंट लान उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, विवोशियान, तुमने एक दिन कहा था ना कि तुम्हें जब भी मौका मिलेगा तुम मेरे एहसान को चुकाओगे, लेकिन मैंने कभी तुम पर कोई एहसान नहीं माना। लेकिन आज मेरी एक रिक्वेस्ट समझकर ही मेरी बात मान जाओ, मेरे बेटे से शादी कर लो, हमेशा उसके साथ रहो, उसे हर मुसीबत से बचाओ। कि तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? उसकी जान खतरे में है, लोग उसके पीछे पड़े हैं, जिनको इंसान मेरे बेटे को मारना चाहता है, और मैं हूँ कि कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारे उसके साथ होते उससे कुछ नहीं होगा। उसका हाथ थाम लो विवोशियान, ये एक प्रेसिडेंट नहीं, एक बाप तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। विवोशियान शांत अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। वो बहुत ही असमंजस में है। उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आ जाएगा जो वो कभी नहीं चाहता था, शादी करना। उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति होगी, वो भी प्रेसिडेंट के बेटे से शादी, जो उससे 13 साल छोटा है। विवोशियान को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। जनरल गाओ जो वोशियान के पास खड़े हुए थे, वो वोशियान के अंदर की कश्मकश को समझ रहे हैं, लेकिन वो भी चाहता है कि वोशियान इसे एक्सेप्ट कर ले। शायद उसके बाद उसकी लाइफ में किसी के आ जाने से वो थोड़ा बदल जाए, थोड़ा सेल्फिश बन जाए अपने लिए, उसके ओमेगा के लिए। शायद फिर उसकी जिंदगी इस तरह बेरंग नहीं होगी। प्रेसिडेंट लान वोशियान को यूं चुपचाप खड़ा देख कहते हैं, वोशियान, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे जवाब दो। वोशियान प्रेसिडेंट को देख अपना सर नोट कर देता है। वो कुछ कहता नहीं। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, क्या सच में? वोशियान कहता है, सर मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बार आपको। ये कहकर वोशियान लान वांगजी को देखता है, जो अपना सर झुकाए बैठा हुआ है और साइलेंटली रो रहा है। प्रेसिडेंट लान अब लान वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी। लान वांगजी अपनी नजरों को ऊपर कर अपने बाबा को देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई है। प्रेसिडेंट लान वांगजी के हाथ को पकड़कर कहते हैं, वांगजी, क्या तुम अपने बाबा पर ट्रस्ट करते हो? लान वांगजी रोते हुए ही अपना सर नोट कर देता है। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, तो फिर अपने बाबा पर विश्वास रखो, मैं कभी तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं करूंगा। लान वांगजी कहता है, मुझे आप पर भरोसा है बाबा। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम विवोशियान से शादी करो। तुम मुझसे शादी करोगे ना? अपने बाबा की आखिरी विश पूरी करोगे ना? लान वांगजी कहता है, बाबा प्लीज ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, वांगजी, मेरे पास समय कम है, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम वोशियान से शादी करोगे ना? लान वांगजी कहता है, बाबा आप अब जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझसे दूर जाने की बात ना करें, प्लीज। प्रेसिडेंट लान मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तक मैं तुम्हें वोशियान का होते ना देख लूं, तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा, समझे? प्रेसिडेंट लान आंट मैरी की तरफ देखते हैं। आंट मैरी एक रेड थाल में कुछ लेकर प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं। प्रेसिडेंट लान उसमें से एक बॉक्स को उठाते हैं जिसमें 2 रिंग्स है। वो उसे लान वांगजी के हाथ में रख कहते हैं, ये मैंने तुम्हारे और तुम्हारे अल्फा के लिए बहुत पहले बनवाया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये मौका इस तरह आएगा हमारे सामने। मैं ऐसे तुम्हारी शादी होते देखूंगा, पर फिर भी कोई शिकायत नहीं है मुझे। वांगजी, वोशियान को रिंग पहनाओ। लान वांगजी अपना हेड टर्न कर वोशियान को देखता है। वोशियान इस पर अपनी नजर नीचे कर लेता है। प्रेसिडेंट लान, मिस्टर शू, जनरल गाओ और हॉस्पिटल स्टाफ के सामने विवोशियान और लान वांगजी एक टी सेरेमनी और एंशिएंट रिचुअल के साथ अपनी शादी कंप्लीट करते हैं। वो दोनों मिलकर अभी प्रेसिडेंट लान को 90 डिग्री वो कर रहे हैं। प्रेसिडेंट दोनों के सर पर हाथ रख कहते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ।
तुम दोनों हमेशा साथ रहना और खुश भी। लालवंगजी अपने बाबा के पास आकर उनके गले लगते हुए कहता है, हम दोनों क्यों बाबा, हम सभी साथ रहेंगे और खुश भी, है ना बाबा? ऐसा ही होगा ना? पर लालवंगजी को प्रेसिडेंट लान से कोई जवाब नहीं मिलता। लालवंगजी कहता है, बाबा। आन मैरी तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। मिस्टर शू जो काफी बुजुर्ग है, वो अपने सीने में हाथ रख चेयर पे बैठ जाते हैं। गाओ लियांग अपना सर नीचे कर लेते हैं और विवोशियान वो टाइटली अपनी आंखों को बंद कर अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। लालवंगजी जो अभी भी अपने बाबा के सीने में सर रखे हुए है, वो डरते डरते अपना सर पीछे करता है और अपने बाबा को देखकर वो जोर से चीखता है, बाबा। सब कुछ शांत हो गया है, वक्त जैसे रुक गया है। दूसरा दिन सबके लिए, पूरे देश के लिए एक बुरी खबर लेकर आता है और साथ साथ एक ऐसी खबर भी जो सबको हैरान कर देने वाली थी। बुरी खबर ये थी कि प्रेसिडेंट लान यांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली है और साथ ही हॉस्पिटल में ही प्रेसिडेंट लान यांग ने अपने बेटे की शादी एक आर्मी ऑफिसर से कर दी है। प्रेसिडेंट लान की मौत की खबर जैसे ही लोगों ने सुनी, सब जगह शोक का माहौल है। लोगों की भीड़ प्रेसिडेंट हाउस के सामने जमा हो गई है। हर कोई उनके आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आर्मी सोल्जर्स भी प्रेसिडेंट हाउस को घेरे हुए हैं। किसी भी पर्सन को, चाहे वो वीआईपी ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट या उनके बेटे के करीब जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। सभी दूर से ही उन्हें देख सकते हैं। विवोशियान प्रेसिडेंट हाउस के मेन डोर के सामने खड़ा हुआ है, जहाँ से अभी लालवंगजी आने वाला है। उसके हाथ में एक अम्ब्रेला है। बारिश बहुत तेज हो रही है, शायद आसमान भी अपने दर्द को दिखा रहा है। लालवंगजी अपने हाथ में देश का फ्लैग लेकर घर के बाहर आता है। उसके आते ही वुशियान लालवंगजी के पास आ जाता है, अम्ब्रेला से लालवंगजी को कवर करने के लिए। लालवंगजी कॉफिन की ओर बढ़ रहा है, जहाँ उसके बाबा हैं। उसकी आंखें पफी और रेड है, चेहरा मुरझाया हुआ है। फुली ब्लैक ओवरसाइज कोट उसने पहन रखा है। चेहरे पर कोई भी भाव नहीं है, बस सामने देखते हुए चलते जा रहा है। कॉफिन के पास पहुंचकर लालवंगजी उस फ्लैग को उसके ऊपर रख देता है और झुककर वो करता है। उसके ऐसा करते ही सारे सोल्जर्स एक साथ सैल्यूट करते हैं और साथ ही 21 गन सैल्यूट भी किए जाते हैं। थोड़ी देर बाद लालवंगजी दूर खड़ा अपने फादर के सभी लास्ट रिचुअल को होते देख रहा है। वो बिल्कुल शांत खड़ा है और वुशियान की नजर रह रहकर उस पर जा रही है। वो बाहर से अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर वुशियान जानता है कि उसके अंदर कैसा द्वंद चल रहा है। वक्त बीतता है। वुशियान हेड ऑफिस में मौजूद है। वो कहता है, प्रेसिडेंट ने कहा कि जिनक्वानशान से देश और उनके बेटे को खतरा है। तो इसका मतलब है कि कल जिनक्वानशान से प्रेसिडेंट की बात हुई है। जिनक्वानशान यही है हमारे देश में, और जो भी हुआ इन दिनों इसके पीछे भी उसी का हाथ है। जनरल गाओ कहते हैं, अब सोचने वाली बात यह है कि उसका अगला स्टेप क्या है। वुशियान इस पर कहता है, साफ है कि उनका अगला निशाना वो कॉलेज होगा। देश के 2 बड़े प्रोजेक्ट को उन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। ये आखिरी है जिस पर उनकी नजर है। ऐसा कर वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट लान ने इसीलिए कहा होगा कि जिनक्वानशान से देश को खतरा है। जनरल, उनके तीसरे प्लान को हम कैसे भी पूरा नहीं होने दे सकते। उससे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा और इसकी सारी प्लानिंग मैं करूंगा। 5 दिनों के अंदर ही अंदर सभी हमारी गिरफ्त में होंगे। जनरल गाओ कहते हैं, ठीक है, अभी हम कॉलेज की सिक्योरिटी को और बढ़ा देते हैं। कल से इस पर काम करेंगे। वुशियान कहता है, ओके जनरल। वुशियान और जनरल गाओ के अलावा वहाँ जितने भी सोल्जर थे वो मिलकर इस पर बात कर रहे थे। उन्हें जनरल गाओ ने भेज दिया है। अब यहाँ बस वुशियान और जनरल गाओ ही मौजूद हैं। जनरल गाओ कहते हैं, सीएन, इन सब से बढ़कर अभी तुम्हारी एक और प्रायोरिटी है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। घर जाओ, वहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत है। वुशियान अपना सर झुकाए हुए है। वो कुछ नहीं कहता। जनरल गाओ कहते हैं, जानता हूँ चीजें अचानक हुई है, लेकिन आगे तुम जीना सीख जाओगे उसके साथ। अब जाओ। वुशियान जनरल गाओ को सैल्यूट करता है और उस ऑफिस से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद
विभूषण अभी प्रेसिडेंट हाउस के सामने खड़ा हुआ है। आज से उसे यहाँ रहना होगा। मिस्टर शू ने उसका जरूरी सामान भी इस घर में शिफ्ट कर दिया होगा, उस कमरे में जहाँ वो अकेला नहीं होगा। विभूषण अपने भारी कदमों से घर के अंदर जा रहा है। वो हेजिटेट कर रहा है उसके सामने जाने में, जो आज से उसका हस्बैंड होगा, पर उसे जाना होगा। वो आज दिन भर से अपने अंदर चल रही कसमकस के चलते खुद से ही भाग रहा है, लेकिन कब तक? हुशियान एक गहरी सांस लेता है और फाइनली वो घर के अंदर आ जाता है, जहाँ का माहौल बहुत ही टेंस्ड लग रहा है। घर के सभी सर्वेंट गार्ड आसपास जमा हैं, आंट मैरी और मिस्टर शू भी। जब सबकी नजर हुशियान पर पड़ती है तो सभी एक साथ झुककर हुशियान को मास्टर कहकर ग्रीट करते हैं। आंट मैरी और मिस्टर शू भी, क्योंकि हुशियान उनके यंग मास्टर का जो हस्बैंड है। विभूषण सबको देखता है और सभी को देखकर उसे नहीं लग रहा था कि यहाँ सब ठीक है। वो कहता है, मिस्टर शू, क्या बात है? क्या कुछ हुआ है? आंट मैरी अब अपने आप को नहीं रोक पाती। वो जल्दी से आगे आकर कहती है, मास्टर, यंग मास्टर कब से प्रेसिडेंट के कमरे के अंदर है। वो बाहर नहीं आ रहे और ना ही किसी को अंदर आने दे रहे हैं। सुबह से रात हो आई है, लेकिन उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। हुशियान ये सुनकर शॉक होता है और साथ ही उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। वो पूरा दिन बाहर रहा, जबकि उसे यहाँ होना चाहिए था, ना कि यूं हालातों से भागना चाहिए था। हुशियान प्रेसिडेंट के कमरे की तरफ जाने लगता है। वहां आकर वो डोर को हल्का सा पुश करता है और देखता है तो लानवांगजी कमरे के अंदर बेड के पास नीचे फर्श में बैठा हुआ है और सामने लगी अपने माँ बाबा की तस्वीर को देख रहा है। उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है। हुशियान कमरे के अंदर आ जाता है। लानवांगजी किसी की प्रेजेंस को कमरे में फील कर बिना पीछे पलटे कहता है अपनी लो वॉइस में, आंट मैरी, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए। हुशियान ये सुनकर भी अपने कदमों को नहीं रोकता। वो लानवांगजी के पास आकर खड़ा हो जाता है। लानवांगजी को जब लगता है कि वो पर्सन जो अंदर आया है वो नहीं गया है, तब लानवांगजी अपना हेड टर्न करता है और अपना सर ऊपर कर अपने सामने विभूषण को खड़ा देखता है। हुशियान लानवांगजी को देख पा रहा है। उसका चेहरा पेल है, आइज रो रोकर पफी एंड रेड हो गई है। वो बहुत ही टूट गया है अपने बाबा की मौत से। लानवांगजी हुशियान से अपना सर नीचे कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हुशियान थोड़ा हिम्मत कर कहता है, मिस्टर लान, आपको अब यहाँ से चलना चाहिए। रात हो गई है, आपने कुछ खाया भी नहीं है। लानवांगजी इस पर कुछ नहीं कहता, बल्कि उसकी सिसकियों की आवाजें अब तेज होने लगी थी। हुशियान को समझने में देर नहीं लगती कि वो साइलेंटली रो रहा है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। हुशियान धीरे से लानवांगजी के पास नीचे झुक जाता है। वो अपने कांपते हाथ को आगे करता है लानवांगजी के शोल्डर पर रखने के लिए, लेकिन कुछ सोचकर वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा कि उसे क्या कहना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि ऐसे हालात उसने कभी फेस नहीं किए। तभी लानवांगजी रोते हुए कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे बाबा मुझे अकेला छोड़कर चले गए? क्यों? लानवांगजी और भी रोने लगा था। उसकी सांसें तक अटकने लगी थी। हुशियान अब ज्यादा नहीं सोचता। वो अपने हाथ को लानवांगजी के शोल्डर पर रख देता है। लानवांगजी उसे देखता है। हुशियान जानता है इस वक्त उसका कुछ भी कहना लानवांगजी के किसी काम का नहीं। वो उसके दर्द को कम नहीं कर सकता। फिर भी हुशियान कहता है, अब रोइए मत, सब ठीक होगा। लानवांगजी इस पर अचानक ही हुशियान की यूनिफॉर्म को टाइटली ग्रैब कर उसे शेक कर कहता है, कैसे सब ठीक होगा? बताइए मुझे, क्या आप लाएंगे मेरे बाबा को वापस? हाँ, कहिए, क्या आप ला सकते हैं उन्हें वापस? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, क्या आप लाएंगे मेरे बाबा को? यह कहते हुए लानवांगजी हुशियान के शर्ट को पकड़े हुए ही अपने सर को उसके चेस्ट में रख देता है। वो कहता है, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, हर वक्त, लेकिन उन्होंने मुझसे किया वादा तोड़ दिया। वो चले गए, माँ की तरह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर वो चले गए। लानवांगजी बहुत देर तक इसी तरह हुशियान के चेस्ट में सर रख रोता रहता है। हुशियान ने अभी तक जरा भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही कुछ कहा, क्योंकि वो चाहता है कि लानवांगजी रोकर अपने सारे दर्द को बाहर करे, किसी भी तरह, जैसे वो चाहता है, जो वो सुबह से नहीं कर पाया। वो आज शांत रहा, किसी से बात भी नहीं की और आकर इस कमरे में बैठ गया। उसे जरूरत थी तो किसी की,
जिसके साथ वो अपने दर्द भरे मन को हल्का कर पाए। ओशियान इस बात को समझ गया था। वो लान वांगची को ऐसे ही रहने देता है। रूम के बाहर खड़े मिस्टर शू और आंट मैरी भी इस दृश्य को देख रहे थे। आंट मैरी मिस्टर शू को देख कहती है, अब समझ आया कि प्रेस्टन ने क्यों यंग मास्टर की शादी मास्टर से करी है, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनके बाद कोई उनके बेटे को संभाल सकता है तो वो मास्टर है। मिस्टर शो कहते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। काफी समय हो गया था। लान वांगची अभी भी ऐसे ही वोशियान के चेस्ट पे सर रखे बैठा हुआ है, लेकिन वोशियान ज्यादा देर तो लान वांगची को ऐसे नहीं रहने दे सकता। वोशियान अपने हाथों को ऊपर कर धीरे से लान वांगची के शोल्डर पर रखता है। जब वो ऐसा करता है तो लान वांगची की गर्म सांसें वोशियान के हाथों में आती है। वोशियान को ये नॉर्मल नहीं लगता। वो जल्दी से अपने हाथ को लान वांगची के फोrehead पर रखता है, जो आग की तरह तप रहा है। वोशियान ये देख टेंस्ड हो जाता है। वो कहता है, मिस्टर लान, आपको हाई फीवर है। लान वांगची, जिसकी आंखें थोड़ी खोली हुई है, वो कुछ नहीं कहता। वोशियान कहता है, मिस्टर लान, चलिए आपके कमरे में, डॉक्टर आपको चेक करेंगे। लान वांगची अभी भी शांत है, ना ही वो अपनी जगह से उठ रहा है। वोशियान को कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो लान वांगची को धीरे से अपनी आर्म्स में कैरी कर लेता है। लान वांगची वैसे ही रहता है, वो कोई रिएक्ट नहीं करता। वोशियान लान वांगची को लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर जब वोशियान को इस तरह लान वांगची को गोद में लिए आंट मैरी और मिस्टर शो देखते हैं तो वो तुरंत उनके पास आ जाते हैं। फिर वोशियान कहता है, मिस्टर शो, मिस्टर लान को हाई फीवर है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। और मिस्टर लान का कमरा वो किस तरफ है? इस पर आंट मैरी कहती है, मास्टर मेरे साथ आइए। आंट मैरी भी वोशियान को लान वांगची के कमरे में ले आती है। वोशियान धीरे से लान वांगची को बेड पर लेटा देता है और अच्छे से उसे कवर कर देता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां आती है और वो उन्हें बताते हैं कि लान वांगची को फीवर तो है ही, साथ में कमजोरी के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी लो है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। उन्हें आज दवाई लेकर आराम करने दीजिए, कल वो फिर आकर उन्हें चेक कर जाएंगे। डॉक्टर वहां से चले जाती है। लान वांगची अभी सो रहा है। आंट मैरी कहती है, मास्टर आपका सामान भी इसी कमरे में सेट कर दिया है, आप भी आराम कीजिए। वोशियान बस अपना शर नोट कर देता है। आंट मैरी और मिस्टर शो वहां से चले जाते हैं। वोशियान इस कमरे को देखता है जो उसके हस्बैंड का है, जहाँ उसे रहना है। वोशियान की नजर अब लान वांगची पर जाती है, जो सो रहा है। वो उसके मासूम चेहरे को देख सोचता है, वो इतना सब कुछ कैसे संभाल पाएगा, वो अभी बहुत छोटा है। वोशियान वहां से अपने क्लॉथ्स को चेंज करने चला जाता है और फिर वापस आकर वो सोफे पर लेट जाता है। नींद उसकी आंखों में नहीं है। वो बाहर खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा है। ये उसके लिए रोज का है। उसे कभी आसानी से नींद नहीं आती। हर रात वो स्ट्रगल करता है सोने में। वोशियान अब वहां से नजर हटाकर बेड की तरफ करता है जहां लान वांगची सो रहा है। वो लान वांगची के चेहरे को देखता है और न जाने कब देखते देखते ही वोशियान की नींद लग जाती है। सुबह वोशियान, जो पूरी तरह अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में रेडी है, विंडो के बाहर देख न जाने क्या सोच रहा है। इस बात से अनजान कि कोई उसे देख रहा है। वोशियान जब अपनी जगह से उठता है तब उसकी नजर लान वांगची पर पड़ती है, जो जाग गया है और उसे ही देख रहा है न जाने कब से। वोशियान को सबसे पहला ख्याल आता है तो लान वांगची के फीवर का। वो लान वांगची की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसके पास आकर कहता है, मिस्टर लान, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लान वांगची कुछ कहता तो नहीं, बस अपना सर नोट कर देता है कि वो ठीक है। वोशियान एक बार तसल्ली करने के लिए अपने कांपते हाथ को आगे कर लान वांगची के फोrehead पर रखता है। लान वांगची अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वोशियान महसूस करता है कि लान वांगची का फीवर कम हो गया है। वोशियान अब अपने हाथ को हटा लेता है। वो लान वांगची को देख कहता है, मिस्टर लान, आपका फीवर बहुत हद तक कम हो गया है। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ, बस थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए। फिर आपको टेबलेट्स भी लेना होगा और आराम करना होगा। ये कहकर वोशियान कमरे से बाहर चला जाता है। लान वांगची तब तक उसे जाते देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। लान वांगची को रात की सारी बातें याद है। वो वोशियान के चेस्ट में सर रख रो रहा था। वोशियान उसे उठाकर अपने कमरे में लाया है। लान वांगची धीरे से बेड से उठ जाता है और उठकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है।
ओशियान जब थोड़ी देर बाद अपने हाथ में ब्रेकफास्ट के साथ कमरे के अंदर आता है तो लालवांगजी उसे कमरे में नजर नहीं आता। वो ब्रेकफास्ट को टेबल पर रख पलटता ही है कि तभी वॉशरूम का डोर खुलता है और अंदर से फुली ड्रेसअप लालवांगजी बाहर आता है। वो आज कुछ अलग ढंग से तैयार हुआ है, रोज के मुताबिक, लेकिन ओशियान उससे कुछ नहीं पूछता। वो बस लालवांगजी को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। लालवांगजी आकर वहां बैठ जाता है जहां सामने ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। ओशियान उससे थोड़ी दूरी पर ही खड़ा हुआ है। लालवांगजी ब्रेकफास्ट की 2 प्लेट तैयार करता है और साथ में चाय भी 2। वो एक प्लेट अपने तरफ करता है और एक सामने। ओशियान ये देखकर कंफ्यूज्ड है। लालवांगजी अब ओशियान को देखता है और धीमी आवाज में कहता है, नाश्ता आपके लिए। ओशियान इसका अपोज करते हुए कहता है, नहीं मिस्टर लान, मैं बाद में ब्रेकफास्ट कर लूंगा। लालवांगजी इस पर ओशियान को देखता है जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन वो नहीं कहता। इसके बदले वो ओशियान से अपना सर नीचे कर कहता है, आप दिन भर काम से बाहर रहते हैं, आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ओशियान कहता है, मिस्टर लान मैं। लालवांगजी अब अपना सर ऊपर कर ओशियान की आंखों में देख कहता है, प्लीज। ओशियान अब कुछ नहीं कह पाता। वो शांत होकर अपना सर नोट करता है और लालवांगजी के सामने वाली चेयर में बैठ जाता है। दोनों ही चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद ओशियान लालवांगजी को उसकी दवाई देता है जो लालवांगजी साइलेंटली ले लेता है। इसके बाद ओशियान जब लालवांगजी से ये कहने वाला होता है कि वो आर्मी हेडक्वार्टर के लिए निकल रहा है तो लालवांगजी अपना घर पर ध्यान रखे, लेकिन ओशियान ये नहीं कह पाता क्योंकि उसी समय मिस्टर शू डोर पर नॉक करते हैं और लालवांगजी उन्हें अंदर आने को कह देता है। मिस्टर शू कहते हैं, यंग मास्टर आपने बुलाया? लालवांगजी कहता है, जी अंकल। मिस्टर शू कहते हैं, जी यंग मास्टर कहिए क्या बात है? लालवांगजी कुछ कहता है जो सुनकर मिस्टर शू और ओशियान दोनों ही हैरान होते हैं। मिस्टर शू कहते हैं, यंग मास्टर अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, आज शाम ही सारी तैयारियां हो जाएगी। लालवांगजी अपना सर नोट कर देता है और मिस्टर शू वहां से चले जाते हैं। लालवांगजी ओशियान को देखता है और उसे समझ आ जाता है कि वो उससे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वो झिझक रहा है। लालवांगजी कहता है, आप कह सकते हैं जो भी आप कहना चाह रहे हैं। ओशियान कहता है अपने सर को नीचे किए हुए, मिस्टर लान अभी कोई जल्दी नहीं है, आप कुछ दिन बाद भी प्रेसिडेंट की पोजीशन ले सकते हैं। अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। लालवांगजी इस पर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखूंगा, अब बेफिक्र रहिए। ओशियान लालवांगजी को देखता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। ओशियान लालवांगजी को रुकना चाहता है क्योंकि अभी भी वो उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है जो वो कर रहा है, लेकिन ओशियान लालवांगजी के सामने ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ओशियान अपनी नजर नीचे रख कहता है, ठीक है मिस्टर लान, अब जैसा कहें। लालवांगजी ओशियान को इस तरह देख रहा है जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रहा हो और वो हिम्मत कर भी लेता है कहने की, लेकिन उसी वक्त एक सर्वेंट आकर ओशियान से कहता है कि उसके लिए फोन है। ओशियान वहां से चला जाता है। लालवांगजी भी अभी इस बात को छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। वो अपने बाबा के ऑफिस की तरफ चला जाता है और ओशियान आकर फोन को अटेंड करता है। फोन जनरल गांव का था। वो कहते हैं, शियन तुम कब तक पहुंच रहे हो? हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि वो लोग यहाँ से निकल जाएं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। ओशियान एक बार पलटकर ऑफिस के अंदर देखता है जहां लालवांगजी कुछ कर रहा है। ओशियान अब सामने देख कहता है, जनरल क्या मेरा इस मिशन में होना जरूरी है? ओशियान की बात में सीरियसनेस देखकर जनरल गावा कहते हैं, शियन क्या बात है? बेशक मिशन की प्लानिंग तुम्हारी थी, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हें इसका हिस्सा बनना होगा। हमारी टीम भी इस मिशन को कर लेगी। वैसे भी मैं तो उनके साथ रहूंगा ही, लेकिन ये बताओ कि आखिर बात क्या है? ओशियान थोड़ी देर बाद कहता है, वो एक्चुअली मिस्टर लान को कल से फीवर है, वो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए हैं। उसके बाद भी वो आज शाम को पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले हैं। खबर अभी पूरे देश में फैल जाएगी। इस सिचुएशन में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। जनरल क्या कुछ दिनों के लिए मुझे उनके सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रिप्लेस कर सकते हैं? इट्स माय रिक्वेस्ट जनरल।
जनरल गाओ अचानक से ऊशान के बिहेवियर में चेंज को देखकर शॉक भी होते हैं और सेम टाइम पे उन्हें खुशी भी होती है। ऊशान की प्रायोरिटीज अब बदल रही है। जनरल गाओ कहते हैं, क्यों नहीं, तुम मिस्टर लान के साथ रहो, मैं बात कर लूंगा, तुम बेफिक्र रहो, मिशन भी सक्सेसफुल होगा। ऊशान कहता है, थैंक यू जनरल। ऊशान फोन को रख पलटता है तो सामने लानवांगजी खड़ा हुआ था। लानवांगजी कहता है, क्या हुआ, क्या सब ठीक है? ऊशान अपना सर नोट कर कहता है, सब ठीक है। क्या आप सेंट्रल ऑफिस जा रहे हैं? लानवांगजी अपना सर नोट कर देता है। ऊशान कहता है, मिस्टर लान, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। लानवांगजी इस पर कहता है, क्या आप हेडक्वार्टर नहीं जा रहे? ऊशान कहता है, अपनी नजरें नीचे रखे हुए, एक्चुअली आपके सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी आज से मेरी है, मैंने हेडक्वार्टर में बात कर ली है। लानवांगजी इस पर ऊशान को ही दिखता रहता है। मिस्टर शू आकर कहते हैं, यंग मास्टर, गाड़ी तैयार है। लानवांगजी अपना सर नोट कर ऊशान को देख कहता है, हमें चलना चाहिए। ऊशान कहता है, ओके मिस्टर लान। तीनों घर के बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर शू लानवांगजी के कार के गेट को ओपन करते हैं। लानवांगजी अंदर आकर बैठ जाता है। ऊशान जो सामने की सीट पर बैठने जा रहा था, उसे मिस्टर शू रोकते हुए कहते हैं, मास्टर, आप यंग मास्टर के साथ बैठिए। ऊशान लानवांगजी को देखता है। लानवांगजी कहता है, अंदर आ जाइए। ऊशान कार के अंदर लानवांगजी के साइड में आकर बैठ जाता है और मिस्टर शू सामने ड्राइविंग सीट के साइड में बैठे हुए हैं। लानवांगजी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है और ऊशान लानवांगजी को, सुबह से मिस्टर लान का बिहेवियर चेंज है। वो अपने आप को स्ट्रांग और इस तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन ऊशान जानता है कि वो ठीक नहीं है। कल उसने देखा है लानवांगजी को टूटते हुए, इसलिए न जाने क्यों उसका मन नहीं किया लानवांगजी को अकेले छोड़ने का। जल्द ही वो लोग सेंट्रल ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऊशान हर समय लानवांगजी के आसपास रहा। सभी को पता लग गया था कि प्रेसिडेंट लानयांग की डेथ के बाद अब उनका बेटा आज से प्रेसिडेंट पद को संभालेगा। वो उनका नया प्रेसिडेंट होगा। शाम होने वाली है। कुछ ही देर में पेपर्स पर साइन कर लानवांगजी सभी का नया प्रेसिडेंट बन जाएगा। लानवांगजी कितना ही अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करे, लेकिन ये गलत नहीं है कि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अब समय था प्रेसिडेंट की शपथ का, जिसके लिए लानवांगजी अपनी जगह पर खड़ा होकर जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता है, अचानक ही चक्कर की वजह से लानवांगजी अपने आप को संभाल नहीं पाता और गिरने लगता है। उस वक्त लानवांगजी अपने बीच रास्ते में था और उसके पास कोई भी नहीं था, लेकिन ऊशान जो दूर जरूर खड़ा हुआ था, लेकिन एक सेकंड भी उसकी नजर लानवांगजी से हटी नहीं थी। वो तेजी से आगे बढ़कर लानवांगजी को अपनी बाहों में ले लेता है। लानवांगजी अनकॉन्शियस हो गया है। ऊशान उसे कई बार आवाज लगाता है, लेकिन लानवांगजी नहीं उठता। मिस्टर शू ऊशान को उसके पीछे आने का कहते हैं। ऊशान लानवांगजी को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर मिस्टर शू के पीछे एक रूम में चला जाता है, जो मेडिकल रूम था। इस नज़ारे को वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा और कुछ लोग जो प्रेसिडेंट की केयर करने की बजाय उसके अपोज में होते हैं, उनमें कानाफूसी होने लगी थी। अंदर लानवांगजी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। उसके सामने डॉक्टर और मिस्टर शू खड़े हुए हैं। लानवांगजी बेड पर उठ जाता है। मिस्टर शू कहते हैं, यंग मास्टर, आपको आराम करना चाहिए। लानवांगजी कहता है, अंकल, क्या हुआ था? मिस्टर शू कहते हैं, यंग मास्टर, आप अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गए थे, आपको अभी आराम की जरूरत है। लानवांगजी कहता है, नहीं, समय बीतता जा रहा है, हमें चलना होगा। उसी वक्त ऊशान कमरे में एंटर करता है। उसके हाथ में कुछ है। वो लानवांगजी को अपनी जगह पर खड़ा देख कहता है, मिस्टर लान, आप उठ क्यों गए? लानवांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। ऊशान कहता है, नहीं मिस्टर लान, आप ठीक नहीं हैं। लानवांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ, हमें बाहर चलना होगा, आज का ये काम जरूरी है। ऊशान कहता है, लेकिन आपकी तबीयत? लानवांगजी कहता है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सचमुच ठीक हूँ। ऊशान लानवांगजी को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता था। वो अपने हाथ में जो ड्रिंक है उसे आगे कर कहता है, ये एनर्जी ड्रिंक, आप इसे पी लीजिए, आपको बेहतर लगेगा। लानवांगजी उस ड्रिंक को देखता है, फिर ऊशान को, और बिना ज्यादा सोचे उस ड्रिंक को पी लेता है। वो सब भी अब वहां से बाहर मेन हॉल में आ जाते हैं। लानवांगजी के पीछे ही वीवू शान था। लानवांगजी जब आगे स्टेज की ओर बढ़ रहा था,
तभी उसने कुछ लोगों को कानाफूसी करते सुना जो उसी के बारे में बात कर रहे थे, और सभी लोग उसे अजीब नजरों से भी देख रहे थे। लान वांगजी ने सुना, ये कितनी गलत बात है। एक ओमेगा होने के बाद भी कोई अल्फा कैसे प्रेस्टन को छू सकता है? उस एनएसजी कमांडो ने प्रेस्टन को गोद में कैसे उठाया? यह सही बात नहीं है। प्रेस्टन की सुरक्षा के लिए ओमेगा गार्ड्स होने चाहिए। उन्हें ये शोभा नहीं देता। लान वांगजी के साथ साथ ओशियान ने भी ये सुना। लान वांगजी पलटकर ओशियान को देखता है, जो तुरंत अपना सर नीचे कर लेता है। लान वांगजी अब ओशियान से अपनी नजरें हटाकर आगे बढ़ जाता है। स्टेज में आकर लान वांगजी सबसे पहले सभी को झुककर बो करता है और फिर वो अपनी बात को शुरू करता है। लान वांगजी कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे स्वास्थ्य को चलकर हमें यहाँ जो देरी हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सुनकर लोग जोर से लान वांगजी का नाम लेने लगते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर कोई जानता है कि कल क्या हुआ है। उसके बाद भी प्रेसिडेंट के बेटे अपने काम को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये उनके लिए आसान नहीं होगा। लान वांगजी आगे कहता है, एक और बात है जो मैं कहना चाहता हूँ और आप सभी की गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले जब मैं बेहोश हुआ तो मुझे मेरे एनएसजी कमांडो ने अपनी गोद में उठाकर मेडिकल रूम ले गए थे। ये वाक्य आप सभी के अंदर एक प्रश्न को उठाता होगा कि एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एक अल्फा है वो प्रेस्टन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसे इसकी परमिशन नहीं है। इस पर सभी एक दूसरे को देख ये कहने लगते हैं कि हाँ, ये सही नहीं है। लान वांगजी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ ये इनएप्रोप्रिएट है और इसकी इजाजत सिर्फ प्रेस्टन के ओमेगा गार्ड्स को होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये बात जानें कि मैं अभी प्रेस्टन नहीं बना हूँ, इसलिए मेरे पास अभी कोई ओमेगा गार्ड्स नहीं है। और रही बात अभी कुछ देर पहले जो हुआ उसकी, तो हाँ, एक सिक्योरिटी गार्ड को मेरे साथ ऐसा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन एक हस्बैंड को ये पूरा हक है। मेरे अल्फा को मेरी चिंता है, इसलिए वो अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख पाए और मैं इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि मेरे अल्फा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। आशा है कि आप लोग अब इस बात को समझ गए होंगे। यह कहते हुए लान वांगजी अपोजिशन के उस मिनिस्टर को देखता है जो उसके और ओशियान के बारे में बात कर रहा था। वो मिनिस्टर लान वांगजी से अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। बाकी लोगों का डाउट भी अब क्लियर हो गया था कि ये कमांडो कोई और नहीं वही है जिससे प्रेसिडेंट लान ने अपने बेटे की शादी कराई है कल ही। सभी के पास अब लान वांगजी के ऊपर सवाल उठाने का कोई विषय नहीं था। यहाँ ओशियान एकटक लान वांगजी को देखे जा रहा है। उसकी आंखों में कुछ तो अलग है। ये सब सुनना ओशियान के लिए अनएक्सपेक्टेड था। लान वांगजी की नजर भी अचानक ओशियान पर जाती है। थोड़ी देर एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद लान वांगजी अपनी नजर सामने कर लेता है। लान वांगजी शपथ के बाद पेपर्स में साइन कर चाइना का प्रेसिडेंट बन गया है। रात को लान वांगजी ओशियान घर लौटते हैं। आज का दिन लान वांगजी के लिए बहुत ही थकान भरा रहा। लान वांगजी और ओशियान अपने कमरे में आते हैं। ओशियान लान वांगजी को फ्रेश होने के बाद डिनर करके आराम से सो जाने को कहता है। लान वांगजी बस अपना सर हाँ में हिला देता है, लेकिन जब ओशियान वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि लान वांगजी अभी भी कमरे में ही है। वो नीचे डिनर के लिए नहीं गया है। ओशियान ये देख कहता है, मिस्टर लान, आप यहाँ क्यों है? आप खाना खाने नहीं गए? लान वांगजी अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, मैं बस आपका इंतजार कर रहा था, चलिए। यह कहकर लान वांगजी कमरे से बाहर चला जाता है। ओशियान भी यह सोचते सोचते बाहर निकल जाता है कि क्या मिस्टर लान उसका इंतजार कर रहे थे। डिनर के बाद ओशियान और लान वांगजी दोनों अपने कमरे में वापस आते हैं। ओशियान लान वांगजी को टैबलेट देने के बाद उसे सोने का कह देता है। लान वांगजी बेड पर लेट चुका था और ओशियान कल की तरह आज भी सोफे पर ही सोने जा रहा था, लेकिन अचानक ही वो रुक जाता है जब उसे महसूस होता है कि लान वांगजी ने उसका हाथ पकड़ उसे आगे जाने से रोक लिया है। ओशियान पीछे पलट लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? ओशियान कहता है, वो मिस्टर लान, मैं वहाँ सोने। लान वांगजी कहता है, हमारी शादी हो चुकी है, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप बेड पर सो सकते हैं। ओशियान कुछ कहने वाला था, लेकिन लान वांगजी फिर कहता है, और एक और बात, आप मुझे मिस्टर लान नहीं मेरे नाम से बुलाइए, लान वांगजी या फिर लानसान, जो आपको ठीक लगे।
यह कहकर लानवांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वुशियान अपने हाथ को देखता है जिसे अभी लानवांग जी ने पकड़ा हुआ था। वो कंफ्यूज्ड वही खड़ा हुआ है। लानवांग जी को जब लगता है कि वुशियान अभी भी बेड पर नहीं आया है, वो अपनी आंखों को बंद रखे हुए ही कहता है, रात ज्यादा हो गई है, आपको भी सो जाना चाहिए। वुशियान के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो अपने भारी कदमों से बेड के दूसरी तरफ आकर बेड पर लेट जाता है। वो अपना हेड टर्न कर देखता है तो लानवांग जी सीधे अपनी आंखों को बंद कर लेटा हुआ है। वुशियान शीलिंग की ओर देखकर इन दिनों जो भी हुआ वो सब सोच रहा है। सब कितनी जल्दी हुआ। प्रेसिडेंट लान इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसकी शादी हो चुकी है एक ऐसे ओमेगा से जो उसकी उम्र से बहुत छोटा है। वुशियान को लगा था कि लानवांग जी को समय लगेगा ये एक्सेप्ट करने में कि उसकी शादी उससे हो गई है। लानवांग जी को शायद थोड़ा वक्त चाहिए होगा और वुशियान भी तो यही चाहता था, लानवांग जी को समय देना। लेकिन उसे नहीं लगा था कि लानवांग जी इतनी जल्दी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। वुशियान को वो पल याद आता है जब आज लानवांग जी उसे डिफेंड कर रहा था, अपने हस्बैंड को। वुशियान एक शाय कर मन में सोचता है, जिम्मेदारियां इंसान को जल्दी बड़ा कर देती है। काफी देर सोचते सोचते वुशियान की नींद भी लग जाती है। सुबह वुशियान की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने एक खूबसूरत चेहरा था, उसके ओमेगा का। वुशियान ना चाहते हुए भी अपने आप को लानवांग जी को निहारने से नहीं रोक पाता। वो अभी बच्चा ही है, मासूम है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उस पर बढ़ गया है। लानवांग जी को देखते देखते ही अचानक ही वुशियान को कुछ महसूस होता है। वो ब्लैंकेट को साइड कर देखता है तो लानवांग जी का एक पैर वुशियान के पैर के ऊपर है। उनके पैरों की स्किन टच हो रही है। ये देख वुशियान की धड़कनें बढ़ जाती है। वो लानवांग जी को देखता है जो अभी भी सो रहा है। उसे क्या करना चाहिए? क्या वो अपने पैर को पीछे पीछे कर ले? लेकिन इससे अगर लानवांग जी की नींद खुल गई तो? वुशियान इसी कश्मकश में कुछ भी नहीं कर पाता। वो बस ऐसे ही लेटा रहता है। लानवांग जी को देखते देखते वुशियान को उसकी तबीयत का ख्याल आता है। क्या उसका फीवर कम हुआ? ये चेक करने के लिए वुशियान अपने हाथ को लानवांग जी की तरफ आगे बढ़ाता है। वो अपने हाथ से लानवांग जी के फॉरहेड को टच करता है। फीवर अब नहीं है। वुशियान एक चैन की सांस लेकर अपने हाथ को लानवांग जी के फॉरहेड से हटा लेता है। तभी उसकी नजर लानवांग जी की आंखों से मिलती है, जो वुशियान के उसे टच करते ही जाग गया था। वुशियान इससे थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो कहता है, वो मैं देख रहा था कि आपका फीवर कम हुआ कि नहीं। लानवांग जी कुछ नहीं कहता। लानवांग जी जब बेड से उठने की कोशिश करता है तब उसकी नजर अपने पैर पर जाती है, जो वुशियान के पैर के ऊपर है। लानवांग जी इस पर वुशियान को देखता है, फिर अपनी नजरों को नीचे कर धीरे से अपने पैर को पीछे कर लेता है। वुशियान अब बेड से उठ जाता है और बिना लानवांग जी को देखे अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। लानवांग जी उस तरफ ही देख रहा है। आज भी वुशियान लानवांग जी के साथ जाता है, लेकिन शाम को वुशियान लानवांग जी को घर छोड़ हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है, काम के चलते। रात में वुशियान काफी देर रात को आता है, लगभग 11:30 बजे। वो जब ऊपर अपने कमरे की ओर जा रहा होता है तभी वुशियान को आवाज सुनाई देती है, जो लानवांग जी की थी। आप आ गए। वुशियान के कदम इस पर रुक जाते हैं। वो पलटकर नीचे हॉल की तरफ देखता है तो लानवांग जी डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हुआ उसे ही देख रहा है। वुशियान हैरान होता है ये देखकर कि लानवांग जी अभी तक जाग रहा है। वो सीढ़ियों से नीचे लानवांग जी के पास आ जाता है। वो कहता है, मिस्टर लान, आप अभी तक जाग रहे हैं, आप सोए क्यों नहीं? लानवांग जी वुशियान को ना देख खाने की प्लेट को लगाते हुए कहता है, मैं आपका इंतजार कर रहा था। वुशियान नीचे टेबल की तरफ देखता है जहाँ 2 प्लेट्स हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लानवांग जी को देखता है। वो कहता है, मिस्टर लान, आपने खाना नहीं खाया? लानवांग जी फिर सेम चीज रिपीट करता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। वुशियान कहता है, मिस्टर लान, आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप खाना खाकर सो जाइएगा, आपको अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लानवांग जी कहता है, वुशियान के सामने प्लेट को रखते हुए, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, खाना ठंडा हो जाएगा, ज्यादा देर मत करिए। वुशियान हर बार की तरह लानवांग जी के आगे फिर स्पीचलेस हो जाता है। उसे इन सब की आदत नहीं थी कि वो जब घर आए तो कोई उसका इंतजार कर रहा हो, साथ में खाना खाने के लिए। और जब उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है अचानक उसकी लाइफ में किसी के शामिल हो जाने से, तो वो अपने अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा।
कि वो कैसा फील कर रहा है, लेकिन वो ये जरूर कह सकता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। न जाने और क्या बदलाव आने हैं उसकी जिंदगी में। दोनों शांति से खाना खा लेने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। लानवांग जी का काम अब बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उसने फिर से उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था जो पहले पूरा नहीं हो पाया, और इस पर लोग खुलकर उसका साथ दे रहे हैं। लानवांग जी का पूरा दिन साइट पर ही बीत जाया करता। अभी लानवांग जी अपने बाबा की ग्रेव के सामने है। वो अपने मन में कहता है, पापा, मैं प्रेसिडेंट बन गया। आप मुझे ऐसे अपने सामने देखना चाहते थे ना, तो मैं आज आपके सामने हूँ पापा, एक प्रेसिडेंट के रूप में। मैंने फिर से अधूरे काम को पूरा करना शुरू कर दिया है, जो लोगों के हित के लिए आपने सोचे थे। पर मुझे कभी कभी डर लगता है बाबा, क्या मैं अच्छे से सभी कामों को कर पाऊंगा? क्या मैं लोगों के अपने ऊपर भरोसे को जीत पाऊंगा? पता नहीं, लेकिन मैं कभी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, जैसा आपने कहा था बाबा। मैं उस काबिल आपको बन के दिखाऊंगा, जैसा आप चाहते थे हमेशा से। बस मुझसे अपनी नजरों को दूर मत करिएगा, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लानवांग जी अपनी नम आंखों से अपने बाबा से ये सब कह रहा था, और दूर खड़ा वुशियान लानवांग जी को ही देख रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक शाम वुशियान लानवांग जी के साथ घर आता है, रोज की तरह। तभी आंट मैरी वुशियान से कहती है कि हेडक्वार्टर से उसके लिए फोन था। वुशियान ये सुनकर लानवांग जी से कहता है कि उसे वहां जाना होगा। अगर रात ज्यादा हो जाए तो वो उसका इंतजार ना करे और खाना खाकर सो जाए, जिस पर लानवांग जी बस अपना सर नोट कर देता है। रात करीब 12 बजे वुशियान घर लौटता है। वो थोड़ा मशी कंडीशन में लग रहा था और थोड़ा खोया खोया और शांत भी। वो बस बेसुध अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, इस बात का भी ख्याल ना करते हुए कि हॉल में कोई खड़ा उसे देख रहा है। वो लानवांग जी है जो वुशियान को इस तरह जाते देख उसे रोकता है। आप आ गए? आज बहुत देर हो गई। वुशियान पलटकर लानवांग जी को देखता है, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन अभी भी नहीं बदले थे। वो बिल्कुल शांत है। लानवांग जी कहता है, खाना तैयार है, आ जाइए। वुशियान इस पर कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर लान, आज मुझे भूख नहीं है। बस इतना ही कहकर वुशियान वहां से चला जाता है, लानवांग जी की कोई और बात सुने बिना। लानवांग जी को ये अजीब लगता है, और वो वुशियान को भी नोटिस कर रहा था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके साथ कुछ सही नहीं है। उसकी आंखों में कुछ अलग ही इमोशन थे, हमेशा से अलग। आखिर क्या बात है? लानवांग जी थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर वो मिस्टर शो को आवाज लगाने लगता है, जो थोड़ी ही देर में उसके पास आ जाते हैं। लानवांग जी उनसे कहता है कि वो जनरल गाओ को फोन करें, कि लानवांग जी उनसे बात करना चाहता है, और मिस्टर शो वैसा ही करते हैं। जनरल गाओ थोड़े हैरान होते हैं ये सोचकर कि प्रेसिडेंट इतनी रात को उन्हें फोन क्यों कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जब वो फोन को पिक करते हैं तो उन्हें असली कारण पता चलता है, जो जनरल गाओ के लिए बहुत ही शॉकिंग था और थोड़ा दिल को राहत देने वाला भी। लानवांग जी कहता है, जनरल गाओ, आज हेडक्वार्टर में क्या हुआ है? मिस्टर वे, वो थोड़े परेशान लग रहे हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर बात क्या है? वहाँ क्या हुआ है? जनरल गाओ थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहते हैं, एक्चुअली सर, बात यह है कि आज हमने जिनकॉन्शान और वेंचो को पकड़ लिया है, जो जल्द ही हमारे देश से भागने की फिराक में थे। सीएम जब यहाँ पहुंचा और जिनकॉन्शान से पूछताछ शुरू की, उसके सारे राजों को जानने की कोशिश की, तो जिनकॉन्शान जैसे जब ये मालूम हुआ कि शियन कोई और नहीं, वही चांगसे का बेटा है, तो उसने इंटेंशनली बहुत सी ऐसी बातें कही शियन के बाबा के बारे में जो शियन को पता नहीं थी। और शियन जैसे जैसे इन बातों को जानते जा रहा था कि वो कितनी बुरी तरह उसके बाबा को मारने का प्लान बनाए थे, तो शियन का गुस्सा बढ़ता गया और उसने जिनकॉन्शान को तुरंत शूट कर दिया, जो करना सही नहीं था, जिसके लिए हेड ऑफिसर्स ने शियन को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया है। इससे बढ़कर वो आज अपने बाबा के बारे में फिर से सुनकर टूट गया है। वो कभी कभी अपने सामने देखी अपने बाबा की मौत के उस मंजर से ट्रॉमेटाइज हो जाता है। उससे बाहर निकलना उसके लिए काफी मुश्किल होता है। आज भी वही हुआ है। उसे समय दीजिए सर, वो इससे भी उभर जाएगा। लानवांग जी को ये सब सुनकर पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अनजाना सा दर्द होता है। वो फोन को रख ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखता है जहाँ से वुशियान गया है। यहाँ दूसरी तरफ वुशियान छत पे खड़ा हुआ आसमान की ओर देख रहा है। उसकी आंखें नम है। आज वो फिर खुद को उसी अंधेरे में पा रहा है जहाँ वह पहले हुआ करता था।
अपने बाबा के उसे छोड़ जाने के बाद उसने उस शख्स को भी आज खत्म कर दिया है, वैन रोहन की तरह, जो उसके बाबा की मौत के जिम्मेदार थे। फिर भी क्यों उसे सुकून नहीं मिल रहा? क्यों वो अभी भी अपने आप को उसे अंधेरे में महसूस कर रहा है? क्यों? ओशियान ये सोच अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों के आंसू को बहने देता है। उसे सुकून चाहिए। कभी कभी ये हेल्पलेसनेस उसका दम घोटती है। तभी ओशियान को अपने शोल्डर पर किसी का हैंड फील होता है। ओशियान इससे पीछे पलटता है। उसके सामने लान वांगजी है। लान वांगजी ओशियान की हालत को देखता है, जिसकी आंखें लाल है और भीगी हुई भी। वो जैसे रो रहा था। ओशियान कहता है, मिस्टर लान, आप यहाँ? आप अभी तक सोए नहीं? लान वांगजी कोई जवाब नहीं देता, बस एक तक ओशियान को देखता रहता है। उसे अपने बाबा के साथ की गई बातें याद आती है, जिसमें लान वांगजी अपने बाबा से कह रहा था कि इतना मुश्किल होता होगा ना बाबा, बिना माँ बाबा के इस दुनिया में रहना। उसके बाबा कहते हैं, मुश्किल तो है, लेकिन वो बहुत समझदार और मजबूत लड़का है। वो कठिनाइयों में जीना सीख गया है। लान वांगजी अब उस पेन को फील कर पा रहा था जिसमें ओशियान जीते आ रहा है। ओशियान के अकेलेपन को, उसकी आंखों के खालीपन को वो सब महसूस कर पा रहा है। ओशियान लान वांगजी को जवाब ना देता देख फिर कुछ कहने जा रहा था, लेकिन अचानक ही वो अपनी ही जगह पर जम जाता है। उसकी दिल की धड़कनें सामान्य से ज्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि लान वांगजी धीरे धीरे उसके पास आकर अपने सर को उसके चेस्ट में रख लेता है और अपने हैंड्स को ओशियान पे रैप कर उसकी बैक को रब करने लगता है। ओशियान समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हुआ, और थोड़ी देर बाद जब ओशियान को एक अननोन फीलिंग का एहसास होता है तो उसकी आंखों के आंसू अपने आप बह जाते हैं। अनकॉन्शियसली उसके हाथ उसके सीने से लगे उसके ओमेगा के वेस्ट पर रैप हो गए थे। वो अपनी आंखों को बंद कर अपने सर को लान वांगजी के शोल्डर पर रख लेता है। क्या यही वो सुकून है जो वो चाह रहा था, जो उसे कहीं नहीं मिला, लेकिन इस ओमेगा के उसकी बाहों में आते ही क्यों उसका शरीर ढीला हो गया, जैसे कोई बोझ उसके सर से कम हो गया हो। इसको सोच ओशियान के हाथों की पकड़ लान वांगजी के अराउंड थोड़ी कस गई थी, और लान वांगजी जो अपना सर ओशियान के हार्ट के पास रख उसकी धड़कनों को सुन रहा था, वो सब महसूस कर रहा था। ओशियान की नम आंखें जो उसकी शर्ट को भिगो रही हैं, ओशियान की मजबूत पकड़, जैसे कि वो घबरा रहा हो। सब कुछ लान वांगजी सब कुछ फील कर पा रहा था। न जाने कितनी देर तक वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए आसमान के नीचे खड़े रहे। लान वांगजी अब धीरे से ओशियान से अलग होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ओशियान अपने आप को संभाल चुका है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन अभी भी उसकी आंखें लाल हैं। अब यहाँ से देखते हैं आधी रात को। ओशियान जिसकी आंखें बंद है, लेकिन वो बार बार अपने सर को इधर उधर कर रहा है, जैसे कि वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया है। तभी वो झट से अपनी आंखों को खोलता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो तेज तेज सांसें ले रहा है। ओशियान को समझ आ जाता है कि ये फिर से वही बुरा सपना है जो कभी कभी उसे परेशान करता है। ओशियान थोड़ी देर वैसे ही बेड पर बैठा रहता है। वो अपने साइड में लेटे लान वांगजी को देखता है। पता नहीं क्यों उसे अपनी सारी परेशानियों का बस एक ही हल नजर आ रहा है, उसके साइड में लेटा उसका ओमेगा। ओशियान वापस से लेटकर लान वांगजी के करीब आ जाता है और अपने एक हाथ को लानजान के वेस्ट में कस लेता है। इस बात से अनजान की लान वांगजी जागा हुआ है। वो उसी वक्त जाग गया था जब ओशियान सपने की वजह से बेड पर उठकर बैठ गया था। लान वांगजी धीरे से अपने हाथ को ओशियान के हाथ पर रख उसे अपने पास कर लेता है। ओशियान ये देख हैरान होता है कि मिस्टर लान जाग रहे हैं, लेकिन वो अपने हाथ को नहीं हटाता। दोनों ही चुपचाप लेटे रहते हैं जब तक उनकी नींद नहीं लग जाती। 2 दिन बीत जाते हैं। ओशियान लान वांगजी के साथ अब नहीं जा सकता था, इसलिए वो घर पर ही रहकर अपने कुछ काम को किया करता था। एक शाम ओशियान को हेडक्वार्टर से फोन आता है कि उसे जल्दी ही वहां पर बुलाया गया है। लान वांगजी उस वक्त घर पर नहीं था, इसलिए ओशियान आंट मैरी को बताकर हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है। वहां जाकर उसे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज पता चलती है। वो ये कि वेन चाओ आर्मी की गिरफ्त से छुटकर भाग चुका है। ऑफ कोर्स ओशियान के लिए ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल था कि ये हो कैसे सकता है। इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी वो भाग कैसे सकता है।
और फिर ऊशियान को ये पता लगता है कि दुश्मन देश का वो इंसान जो हमारे देश की बर्बादी के पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जो हमारे ही देश में रह रहा था, एक जाना माना राइटर झांग लिन। वो समुद्र के रास्ते बड़ी ही चालाकी से हेडक्वार्टर से वेंचा को लेकर चला गया। ऊशियान को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया कि आर्मी इतनी बड़ी लापरवाही कर कैसे सकती है, झांगलिन को वेंचाओ से मिलने की परमिशन कैसे दे सकते हैं। लेकिन जो होना था वो हो गया था। आर्मी हेड्स तुरंत ऊशियान को ड्यूटी ज्वाइन कर उस मीटिंग का हिस्सा बनने को कहते हैं जिसमें जो फैसला होगा वो आर पार का होगा। उस मीटिंग के दौरान सभी की सहमति से ये फैसला लिया जाता है कि अब या तो वो देश रहेगा या फिर हमारा देश। जल्द ही वॉर शुरू होगी और हर उस इंसान को पनिशमेंट मिलेगी जिसने हमारे सब्र का बार बार इम्तिहान लिया है। हाँ, ये फैसला बड़ा था, लेकिन अब कोई और रास्ता भी नहीं था। एक और मौका नहीं दे सकते उन लोगों को हमारी नाक के नीचे किसी नए कारनामे को अंजाम देने का। ये डिसाइड होते ही आर्मी हेड्स वीवूशियान के साथ प्रेसिडेंट हाउस के लिए निकल जाते हैं। प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना इस प्लान को अंजाम नहीं दिया जा सकता। यहाँ प्रेसिडेंट हाउस में लान वांगजी जब अपने काम से मिस्टर शू के साथ वापस आया तो वुशियान उसे घर पर कहीं नहीं दिखा। फिर आंट मैरी से पता लगा कि वुशियान हेडक्वार्टर गया है। लान वांगजी को ये समझ नहीं आया कि वुशियान को जब कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है तो फिर वो हेडक्वार्टर क्यों गया है। लान वांगजी अभी अपने कमरे में है, तभी उसकी डोर पे नॉक होता है। लान वांगजी देखता है तो सामने एक सर्वेंट है। वो सर्वेंट लान वांगजी को कहता है कि आर्मी ऑफिसर्स उसका नीचे हॉल में इंतजार कर रहे हैं। लान वांगजी को अब कुछ गड़बड़ी लगती है। वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। लान वांगजी देखता है कि बहुत से हेड ऑफिसर्स यहाँ पर हैं। फिर लान वांगजी की नजर वुशियान पर जाती है जो उन्हीं के बीच मौजूद है, वो भी अपनी यूनिफॉर्म में। लान वांगजी के पास अभी बहुत से सवाल हैं, लेकिन जवाब उसे सभी से बात करने के बाद ही मिलेगा। लान वांगजी के आते ही सभी ऑफिसर्स लान वांगजी को सैल्यूट करते हैं। लान वांगजी सभी को बैठने का कहता है और उनसे इस वक्त उनसे मिलने का कारण भी पूछता है। जनरल गाओ सारा मामला लान वांगजी को बताते हैं और ये भी कि आगे का फैसला उनका क्या है। सारी बातें सुनकर लान वांगजी टेंस्ड नजर आ रहा था। जनरल गाओ कहते हैं, प्रेसिडेंट, आपका इसमें क्या विचार है? आप हमें बता सकते हैं, उसके बाद ही हम आगे कोई स्टेप लेंगे। लान वांगजी कहता है, अगर युद्ध हुआ तो इसे खत्म होने में कितना समय लग सकता है? क्या आपको इसका कोई आइडिया है? जनरल गाओ कहते हैं, सर, हमारी आर्मी स्ट्रांग है, फिर भी अगर हम उनसे आर पार की लड़ाई करेंगे तो इसमें कई महीने लग सकते हैं युद्ध खत्म होने में। लान वांगजी सोच में पड़ जाता है। ज्यादा समय नहीं हुआ है एक युद्ध से उभरे हुए उन्हें, क्या हम अभी दूसरे युद्ध के लिए तैयार है? ये सवाल लान वांगजी के दिमाग में आ रहा था। लेकिन अगर कोई समाधान ना किया गया तो दीमक की तरह ये मुसीबत आगे उनके देश को खाती रहेगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। काफी देर तक सोचने के बाद लान वांगजी कहता है, ठीक है, मैं वॉर की परमिशन देता हूँ, लेकिन उससे पहले बॉर्डर के आसपास रह रहे लोगों की सेफ्टी का भी आप लोगों को ख्याल करना होगा। उन्हें पहले सेफ जगह पहुंचाना होगा। ऑफिसर्स कहते हैं, डोंट वरी सर, हम इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे। लान वांगजी अपना सर नोट कर देता है। सारे ऑफिसर्स प्रेसिडेंट हाउस से जाने लगते हैं। वीवूशियान वहीं पर रखा हुआ था। वो लान वांगजी को देख रहा है। लान वांगजी की नजर भी उस पर है। जनरल गाओ वुशियान के शोल्डर पर हाथ रख कहते हैं, तुम बात करके आ जाना, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वुशियान अपना सर नोट कर देता है, लेकिन फिर अचानक ही वो कहता है, जनरल, आप मेरा इंतजार मत करिए, मैं 2 घंटे में आपसे हेडक्वार्टर में मिलता हूँ। जनरल गाओ थोड़ी देर तक वुशियान को ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक बिल्कुल छोटी सी स्माइल के साथ वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वुशियान और लान वांगजी अभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद है। दोनों साइलेंटली अपना डिनर कर रहे हैं। लान वांगजी रह रहकर वुशियान को देख रहा है। उसके अंदर जो सवाल चल रहा है वो वुशियान से पूछना चाहता है। ऐसा नहीं है कि लान वांगजी की ये नजरें वुशियान को फील नहीं हो रही है। उसे पता चल रहा है कि लान वांगजी उसे देख रहा है और उससे कुछ कहना भी चाह रहा है। वुशियान लान वांगजी को देखता है और जैसे ही लान वांगजी की नजर वुशियान पर पड़ती है, वुशियान आखिरकार कह ही देता है, मिस्टर लान, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं। लान वांगजी कहता है, क्या आप आज ही जाने वाले हैं? वुशियान कहता है, हाँ मिस्टर लान, अभी थोड़े समय बाद मैं अपने जरूरी सामानों के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। लान वांगजी कहता है, वॉर के बीच क्या आप यहाँ आएंगे?
वुशियान के हाथ जो चॉपस्टिक को थामे हुए थे वो ये सुनकर रुक जाते हैं। वो लान वांगजी को देखता है जो उसे जवाब जानने की नजरों से देख रहा था। वुशियान अपना सर शेक कर कहता है, नहीं मिस्टर लान, वॉर के बीच मेरा यहाँ आना नामुमकिन है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो टीम के लिए मुझे हैंडल करनी होगी और ये वॉर कितने वक्त तक चलने वाली है इसका भी कुछ पता नहीं, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। लान वांगजी नीचे देखते हुए ही बस अपना सर नोट कर देता है। अभी वुशियान और लान वांगजी अपने कमरे में हैं। वुशियान अपने जाने की तैयारी कर रहा है और लान वांगजी उसकी मदद। तभी नीचे हॉल से मिस्टर शू की आवाज आती है, मास्टर गाड़ी तैयार है। वुशियान ये सुनता है, फिर लान वांगजी को देख अपने सामान को हाथ में ले लेता है और एक कंसर्न वॉइस में कहता है, यहाँ पर अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वुशियान मुड़ने वाला होता है अपनी जगह से, लेकिन अचानक ही उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और वो वैसे ही बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो अब धीरे से अपना हेड टर्न कर नीचे देखता है जहाँ लान वांगजी उससे लिपटा हुआ है। वुशियान अपने हाथ के बैग को छोड़ देता है और अपनी बाहों को लान वांगजी के अराउंड रैप कर लेता है। इन दिनों न जाने कब कैसे उनके बीच इतनी नजदीकियां आ गई, लेकिन ये एक सुकून देता है। वुशियान अपनी आंखों को बंद कर लेता है और धीमी आवाज में कहता है, मैं आपको चिट्ठी लिखने की कोशिश करूंगा, आप ज्यादा परेशान मत होना। लान वांगजी अपनी पकड़ को मजबूत कर कहता है, आपको अपना ख्याल रखना होगा और सही सलामत मेरे पास वापस आना होगा क्योंकि अब आपके अलावा और कोई नहीं है मेरा। वुशियान लान वांगजी की इन भावनाओं को अच्छे से समझ रहा है। वो लान वांगजी के सर को सहलाते हुए कहता है, मैं ध्यान रखूंगा, वादा करता हूँ। अब थोड़ी देर बाद लान वांगजी बाहर खड़े उस गाड़ी को जाते देख रहा है जिसमें वुशियान गया है। वो तब तक वहां खड़ा रहता है जब तक वो गाड़ी लान वांगजी की आंखों से ओझल नहीं हो जाती। आंट मैरी जो बाहर खड़े लान वांगजी को देख रही है और उसके अंदर की भावनाओं को भी समझ रही है जो अभी तक खुद लान वांगजी भी नहीं समझ पाया है, वो उसके पास आकर कहती है, यंग मास्टर, मौसम बिगड़ रहा है, आपको अंदर चलना चाहिए, ठंड बढ़ रही है। लान वांगजी अपने सर को नोट कर एक आखिरी बार उस तरफ देखता है और घर के अंदर चला जाता है। 2 दिन बाद दोनों देशों के बीच भारी युद्ध शुरू हो जाता है जिसका दुश्मन देश की गवर्नमेंट ने अपोज किया और युद्ध रुकवाने की कोशिश की, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने इसका साफ खंडन कर दिया कि युद्ध नहीं रुकेगा। उस वक्त आपकी गवर्नमेंट कहाँ थी जब आपके देश के लोग हमारे देश में आकर तबाही मचा रहे थे और आप लोग उन्हीं लोगों को अपने देश में पनाह दे रहे हैं। अब आप लोग के पास और कोई रास्ता नहीं युद्ध करने के अलावा, क्योंकि हमारी आर्मी अब नहीं रुकने वाली। ये लान वांगजी के कहे शब्द थे जिसका प्रसारण हर घर हो रहा था। एक तरफ आर्मी दुश्मनों से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरा देश अपने आप को आगे की मुश्किलों से लड़ने को तैयार कर रहा है, जैसे कि आर्थिक तंगी जो हर युद्ध के दौरान देश के लोगों को इससे जूझना पड़ता है। लेकिन प्रेसिडेंट लान वांगजी ने इसकी भी तैयारी कर ली है। वो इस बात का पूरा ध्यान रखे है कि पूर्व प्रेसिडेंट लान यांग के द्वारा सेव किया पैसा लोगों की भलाई के काम आए, किसी को भी इस युद्ध के दौरान भुखमरी का सामना न करना पड़े। जैसे तैसे 1 महीना गुजर जाता है। दिन भर लान वांगजी अपने काम के चलते बाहर रहता और रात में घर आकर उसे पल पल वुशियान की यादें और उसकी चिंता सताती रहती। वुशियान के उसके हस्बैंड के तौर पर इस घर में रहते हुए उसकी बहुत सी आदतें बन गई थी। सुबह होते वुशियान के लिए अपने खुद के हाथों से ब्रेकफास्ट तैयार करना, उसके साथ अपने वर्क प्लेस पे जाना और रात होते वुशियान का हेडक्वार्टर से वापस आने का इंतजार करना। और इन कुछ दिनों में उनकी वो नजदीकियां, लान वांगजी इन सबको बहुत याद करता है। वुशियान का ख्याल एक सेकंड भी उसके जहन से नहीं जाता। कुछ दिनों बाद लान वांगजी को एक आर्मी सोल्जर से एक खत मिला जो वुशियान ने भेजा था उसके लिए, जिसे पढ़ने के लिए लान वांगजी बहुत ज्यादा उत्साहित है। लान वांगजी उस खत को पढ़ता है। मिस्टर लान, आशा है कि आप वहाँ ठीक होंगे। यहाँ की हालात वॉर के चलते बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए आपको खत लिखने में देरी हो गई, पर आप चिंता मत कीजिए, अभी परिस्थितियां पहले से सामान्य है, इसलिए आज आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूँ जो कुछ दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी। मैंने आपको सुना रेडियो पे, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपने वहाँ के हालातों को अच्छे से संभाल रखा है, लेकिन इसके चलते अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता मत करिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और मैं भी यहाँ अपना ख्याल रखूंगा, चिंता मत करिएगा।
माफ करना, समय कम है इसलिए यहीं पर इस खत को रोकता हूँ। आशा है कि आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आपका वेंग। लान वांगजी अपनी नम आंखें और एक छोटे से मुस्कान के साथ नाम को दोहराता है। वेंग। सोल्जर का नाम वेंग है। बहुत प्यारा नाम है। उस खत को सीने से लगाकर लान वांगजी खिड़की से आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। कुछ दिन और बीतते हैं। चीजें मुश्किल और चैलेंजिंग होने लगी थी लान वांगजी और वुशियान दोनों के लिए, लेकिन दोनों की चिंता का विषय एक ही है, उनका देश। लान वांगजी अभी भी बाहर है। रात का समय है। वो अभी तक घर नहीं गया। मिस्टर शू उसके पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, ज्यादा अपने आप को परेशान मत करिए। मैं यहाँ पर हूँ ना, आपको घर चले जाना चाहिए। लान वांगजी कहता है, नहीं अंकल शू, इतनी चिंता के बीच में कैसे शांति से घर पर रुक सकता हूँ। जितनी चिंता में हमारे देश के लोग हैं उतना मैं भी हूँ, और आप वैसे भी अपनी उम्र से ज्यादा काम करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको आराम करना चाहिए तो आप हैं कि मेरी बात सुनते भी नहीं। मिस्टर शू कहते हैं, मैं ऐसे कैसे आपको अकेला रहने दूं? मास्टर से वादा किया था हर कदम आपके साथ खड़ा रहूंगा। लान वांगजी इस पर मुस्कुरा देता है। वो कहता है, अंकल, हम कब तक चीजें मैनेज कर सकते हैं जिससे लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े? मिस्टर शू कहते हैं, यंग मास्टर, मुझे पता है ये बहुत कम है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 8 महीने ही हैं जिससे हम लोगों का भरण पोषण कर सकते हैं। वॉर के चलते दूसरे देशों से संसाधनों का आना बंद हो गया है। लान वांगजी कहता है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। 8 महीने बाद हम कैसे करेंगे सब मैनेज? पता नहीं वॉर को खत्म होने में और कितना समय लग सकता है। मिस्टर शू कहते हैं, यंग मास्टर, आप फिक्र ना करें, मैंने कुछ देशों से बात की है, कोई ना कोई सहायता मिल जाएगी। लान वांगजी बस अपना सर नोट कर देता है। एक रात लान वांगजी जब घर आता है तो उसे हेडक्वार्टर से खबर मिलती है कि स्थिति थोड़ी सामान्य होने के चलते कुछ सोल्जर्स और ऑफिसर वॉर वेज से वापस आए हैं कुछ समय के लिए। वो सभी अभी हेडक्वार्टर में ही हैं। लान वांगजी इस खबर को सुनते ही जल्दी से हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाता है। न जाने वो क्यों इतना एक्साइटेड है, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि वो जिसके लिए वहां जा रहा है वो वहां है भी कि नहीं। लान वांगजी वहां पहुंच जाता है। बहुत सारे सोल्जर्स वहां मौजूद हैं जो अपने अपने लोगों से मिल रहे हैं। लान वांगजी की नजर भी किसी को तलाश कर रही है। सभी लान वांगजी को देखकर सैल्यूट कर रहे हैं। लान वांगजी बस स्माइल के साथ सभी को नोट कर आगे बढ़ रहा है। मौसम बहुत खराब है, बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन इसका लान वांगजी पर कोई असर नहीं। वो जब तक उसे नहीं देख लेता उसका मन शांत नहीं होगा। तभी कोई लान वांगजी को रोकता है। लान वांगजी पलट कर देखता है तो वो जनरल गाव है जो उसके सामने है। लान वांगजी की आंखों में एक सवाल है जिसे जनरल गाव पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं, सर वो उस तरफ आपको मिलेगा। जनरल गाव के इतना कहते ही लान वांगजी तेजी से उस तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलकर कोई उसे दिख जाता है जो उसकी तरफ बैग किए हुए खड़ा है और बारिश में भीग रहा है। लान वांगजी पहचान गया है कि वो कौन है। वो बिना देर किए जोर से वेंग का नाम लेता है और उस तरफ दौड़ जाता है। वेंग। वो इंसान अपना नाम सुनकर पीछे पलटता है, जो वो शान ही है। उसके हाथ में वायरलेस है जिससे वो वॉरवेस के सोल्जर्स से कनेक्टेड था। वो इंसान उस इंसान को अपने सामने देखकर रुक जाता है जिससे मिलने को वो कब से बेताब था। ओशियान वायरलेस को पास कर कहता है, मैं बाद में बात करता हूँ। और इतना कहकर वो भी उतने ही खुशी से लान वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है जितनी खुशी से लान वांगजी उसके पास आ रहा है। दोनों पास आकर तेजी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बारिश के नीचे दोनों शांत हैं और दोनों के चेहरे पर एक प्यारे से मुस्कान है, एक दूसरे को इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर। ओशियान धीरे से लान वांगजी से अलग होता है और उसे देख कहता है, मिस्टर लान। लेकिन लान वांगजी तुरंत ओशियान के लिप्स पर अपनी फिंगर रख देता है और कहता है, लानसान कहो। ओशियान लान वांगजी के गालों को रब कर कहता है, लानसान। लान वांगजी स्माइल के साथ कहता है, फिंग। ओशियान के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं डीपली। देखते देखते ही ओशियान लान वांगजी के करीब झुकने लगता है। लान वांगजी वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, सेम ओशियान का भी, लेकिन वो आज नहीं रुकना चाहता। वो लान वांगजी के लिप्स के करीब झुककर बिना देरी किए अपने लिप्स को लान वांगजी के लिप्स पर रख देता है। कुछ समय के लिए जैसे सब कुछ रुक गया हो,
लानवांगची की पकड़ वुशान के यूनिफॉर्म में टाइट हो जाती है। वुशान लानवांगची को अपने और करीब कर लेता है, अपने बहुत करीब। अब लानवांगची के हाथ धीरे धीरे वुशान के नेक के चारों ओर रैप हो जाते हैं। ये महसूस करते ही वुशान अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देता है। अब लानवांगची भी अपने आप को नहीं रोकता। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, जिसमें हंगर बिल्कुल भी नहीं है। कुछ समय बाद वुशान को महसूस होता है कि यहाँ कोई सोल्जर आ रहा है। वो लानवांगची से दूर होता है। लानवांगची वुशान को देख कहता है, क्या हुआ? वुशान बिना कोई जवाब दिए लानवांगची के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर तेजी से एंट्रेंस की तरफ भागने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अचानक ही हंसने लगते हैं। गिरती बारिश में वो पागलों की तरह भाग रहे हैं। बाहर आकर वुशान और लानवांगची की कार के अंदर आ जाते हैं और ड्राइवर को घर चलने का कह देते हैं। कार के आगे बढ़ते ही वुशान कार के अंदर के पर्दों को गिरा देता है और वुशान और लानवांगची वापस करीब आकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जब तक उनकी कार प्रेसिडेंट हाउस के सामने नहीं रुकती। कार के बाहर आकर वुशान और लानवांगची एक दूसरे का हाथ थामे घर के अंदर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं। दोनों भीगे हुए हैं। घर पर मौजूद लोग उन्हें देखकर अपनी नजरें नीचे कर रहे हैं। कमरे में आकर वुशान लानवांगची को लेकर बेड पर गिर जाता है और उसे फिर से किस करने लगता है। आज दोनों में से कोई भी नहीं रोक रहा है अपने आप को। दोनों के कपड़े अपने शरीर से अलग हो चुके हैं। वुशान एक बार गहराई से लानवांगची की आंखों में देखता है, जैसे वो उससे परमिशन ले रहा हो, और लानवांगची जवाब में वुशान को अपने पास खींच लेता है। आज कोई बंदिश नहीं उनके बीच। और फिर वुशान भी अपने आप को नहीं रोकता लानवांगची को अपना बनाने से, उसे बहुत सारा प्यार करने से। वुशान लानवांगची को देख रहा है जो उसके पास लेटा हुआ है। आज वो पूरी तरह उसका हो गया है। वुशान बेड से उठने लगता है, लेकिन लानवांगची उसे वापस अपने पास खींच लेता है। वो कहता है अपनी स्लीपी वॉइस में, कहाँ जा रहे हैं आप? वुशान कहता है, लानसान तुम उठ गए। वुशान और लानवांगची दोनों ही नेकेड ब्लैंकेट के अंदर है। लानसान अपना फेस वुशान के चेस्ट में रब करते हुए कहता है, मैं उठ गया, लेकिन आपने नहीं बताया कि आप कहाँ जा रहे हैं। वुशान लानसान के फॉरहेड पर किस कर कहता है, लानसान मेरे पास इतना ही समय था, मुझे अब जाना होगा। लानसान कहता है, 4 बजे? क्या आप इस वक्त जा रहे हैं? वुशान कहता है, पूरी तरह उजाला होने से पहले हमें वॉर बेस पर पहुंचना होगा। जनरल गांव नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। लानवांगची वुशान को नहीं रोक सकता था, न ही वो किसी तरह से उसे कमजोर करना चाहता था, इसलिए वो स्माइल के साथ अपना सर नोट कर देता है। कुछ देर बाद लानवांगची, जिसने एक लूज शर्ट पहना हुआ है, वो अपने सामने वुशान को रेडी होते देख रहा है। वुशान अब जाने को तैयार था। वो लानवांगची को देखता है, जो तेजी से आकर उसके गले लग जाता है, और वुशान भी टाइटली उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंग्रीली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लानवांगची ना चाहते हुए भी अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाता। दोनों इस तरह एक दूसरे को किस कर रहे हैं जैसे दोबारा उन्हें मौका मिलेगा भी या नहीं। वुशान अब अपने फॉरहेड को लानवांगची के फॉरहेड से जोड़ता है और उसके आंसुओं को पोंछ कहता है, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, बस एक बात याद रखना, कमांडो वी वुशान प्रेसिडेंट लानवांगची से बहुत प्यार करता है। लानवांगची अपनी आंखों को बंद कर कहता है, आई लव यू, मैं आपका इंतजार करूंगा। वुशान एक आखिरी बार लानवांगची के लिप्स, फिर उसके फॉरहेड पर किस करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक पाएगा। लानवांगची अभी विंडो के पास खड़ा है। वुशान एक बार पलटकर ऊपर लानवांगची को देखता है और फिर गाड़ी में बैठ जाता है। जनरल गांव वी वुशान को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये वी वुशान अब पहले वाला वी वुशान नहीं रहा, कुछ बदल गया है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर वुशान को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लानवांगची अपनी भीगी आंखों से वुशान को जाते देख रहा है। समय फिर से उड़ान भरता है। महीनों बीत जाते हैं। लानवांगची, जो कि कब से इसी चिंता में था कि उनके संसाधन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, कहीं देश को भुखमरी की समस्या से जूझना ना पड़े, लेकिन मिस्टर शू से उसे ये पता चलता है कि कुछ देश उनकी सहायता के लिए तैयार है, जो खुशी की खबर थी। वॉर के खत्म होते तक वो इसमें गुजारा कर सकते हैं। लानवांगची, जो अभी बाहर है, उसे आंट मैरी अपने साथ ले जाती हैं। लानवांगची कहता है, आंट मैरी, क्या हुआ, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं?
आंट मैरी लानवांगजी को एक टेबल पर बैठाते हुए कहते हैं, यंग मास्टर, इस बाउल की सूप को पूरा जल्दी खत्म कीजिए, अभी। आपको नहीं पता डॉक्टर ने आपसे क्या कहा है? उसके बाद भी आप यहाँ घर से बाहर हैं। कुछ दिन और, उसके बाद मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। आप यहाँ नहीं आएंगे, आपको घर पर रहना होगा। लानवांगजी कहता है, आंट मैरी, मैं। लेकिन लानवांगजी की बात को काटते हुए मिस्टर शू कहते हैं, यंग मास्टर, मिसेस मैरी सही कह रही हैं। आपको आराम की जरूरत है, और अच्छे खाने की भी, ना कि ये भागा दौड़ी करने की। लानवांगजी और कुछ कहता कि और भी लोग वहां जमा हो जाते हैं और सभी उसे अपना ठीक से ध्यान रखने को कहने लगते हैं। लानवांगजी अब कुछ नहीं कह पाता, उसे सबकी बात माननी पड़ती है। कुछ महीने बाद लानवांगजी अभी घर पर है। वो अपने सभी काम घर से ही करता है। तभी कोई उसे आकर बताता है कि जनरल गाओ आए हुए हैं। लानवांगजी उनसे मिलने अपने कमरे से बाहर जाने लगता है। जनरल गाओ लानवांगजी को देख सैल्यूट करते हैं। उनके एक्सप्रेशन लानवांगजी को देख थोड़े से बदल गए थे, लेकिन वो वापस से अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं। जनरल गाओ वॉर से रिलेटेड सारी रिपोर्ट लानवांगजी को देते हैं। अब उसके जाने का वक्त था। वो जाने वाले होते हैं, लेकिन वो अचानक ही रुक जाते हैं। वो लानवांगजी को देख कहते हैं, प्रेसिडेंट, क्या कोई न्यूज़ है जो आप चाहते हैं जो मैं जाकर शेयन को दूं? लानवांगजी इस पर अपना सर शेक कर देता है। वो कहता है, नहीं जनरल गाओ, उसकी जरूरत नहीं। मैं किसी भी तरह उन्हें कमजोर नहीं करना चाहता। मैं उनका इंतजार करूंगा। जनरल गाओ नोट कर कहते हैं, ओके सर, और लानवांगजी को सैल्यूट कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लानवांगजी अपना सर नीचे करता है और तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक रात लानवांगजी अपने स्टडी टेबल के सामने बैठा हुआ है। वो एक चिट्ठी लिख रहा है ओशियान को। विंग, आशा है कि आप वहाँ ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ और अपना ख्याल भी रख रहा हूँ। मुझे खबर मिली युद्ध का अंतिम चरण चल रहा है। आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लानवांगजी ने ये लिख तो दिया था, लेकिन कुछ सोचकर वो सब कुछ काट देता है। वो दूसरे पत्र को लिखता है, विंग, आशा है कि आप वहाँ ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ और अपना ख्याल रख रहा हूँ। मुझे खबर मिली कि युद्ध का अंतिम चरण चल रहा है। वहाँ पर अपना खूब ध्यान रखिएगा। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका लानसान। इतना ही लिखकर लानवांगजी उस पेपर को फोल्ड कर देता है। उसे वशियान की बहुत याद आ रही है, और इस समय और भी ज्यादा। इसीलिए वो अपने आप को नहीं रोक पाया वशियान को खत लिखने से। कुछ महीने और बीतते हैं। प्रेसिडेंट हाउस में एक कमरे से छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कमरे के अंदर एक बच्चा बेड पर लेटा हुआ है। तभी लानवांगजी जल्दी से कमरे के अंदर आता है और उसके पीछे आंट मैरी भी कमरे के अंदर आती है। लानवांगजी बच्चे को गोद में लेते हुए कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, मम्मा के लिए जरूरी फोन था, इसलिए मम्मा को सिजुए को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर जाना पड़ा। आई एम सॉरी बेबी। अब मम्मा आ गए हैं ना, तो अब रोना बंद करो, शांत हो जाओ। आंट मैरी कहती है, यंग मास्टर, आपको लिटिल मास्टर को छोड़कर नीचे आना ही नहीं चाहिए था। देखिए वो अब किस तरह रो रहे हैं। अब कोई काम भी होगा तो मैं सबसे कह दूंगी कि वो आपको तब बताए जब लिटिल मास्टर सो रहे हो। आपको भी तो आराम की जरूरत है। कुछ ही दिन हुए हैं लिटिल मास्टर को बर्थ दिए, और इस तरह आपका भागा दौड़ी करना ठीक नहीं है। लानवांगजी कहता है, ठीक है आंट मैरी, जैसा आप कहें। मैं आराम करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। आंट मैरी कहती है, ठीक है, लिटिल मास्टर को जरूर भूख लगी होगी, आप उन्हें मिल्क फीड कराइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। यह कहकर आंट मैरी कमरे से बाहर चली जाती है। लानवांगजी अपने बेटे, जिसको उसने अभी कुछ दिन पहले ही बर्थ दिया है, वशियान और अपने बेटे को लेकर विंडो के पास बैठ जाता है। बेबी अभी मिल्क फीड कर रहा है। लानवांगजी बाहर देख मन में सोचता है, विंग, आप कब वापस आएंगे? हम आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब और इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी आ जाइए। हमारा बेबी अपने फादर के लिए तरस रहा है, मेरी तरह वो भी आपको याद कर रहा है। अब आप ही जाइए। कुछ दिनों बाद शायद लानवांगजी की बात भगवान ने सुन ली, क्योंकि आर्मी की तरफ से ये गुड न्यूज आती है कि वॉर हमारे देश ने जीत ली है। अब वो देश हमारे अंडर होगा, जिसमें हमारी गवर्नमेंट का अधिकार होगा। इसके साथ ही वो लोग जिनकी वजह से ये वॉर छिड़ी हुई थी, वेन चाओ और झांग लिन, उन्हें आर्मी ने गिरफ्त कर अपने साथ चाइना ले आया है। अब कोई भी मुसीबत हमारे देश में नहीं आएगी। इस खबर से हर जगह खुशी की लहर दौड़ जाती है। लानवांगजी ये खबर सुनते ही तुरंत हेडक्वार्टर चला जाता है।
वहाँ सारे हेड ऑफिसर से एक मीटिंग के बाद लाल वांगची बाहर खड़ा उस ओर देख रहा है जहाँ से वो आने वाला है। उस भीड़ में लाल वांगची की नजर वुशियान को तलाश कर रही है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी लाल वांगची की नजर उस आखिरी सोल्जर पर जाती है जो कुछ सोल्जर के साथ चलकर अंदर आ रहा है। यूनिफॉर्म धूल से सनी हुई है, थोड़ा सा इंजर्ड है, लेकिन हमेशा की तरह चेहरे पर कोई शिकन नहीं। कभी कभी लाल वांगची उस वजह को तलाश करता है कि कैसे उसे इस सोल्जर से प्यार हुआ, लेकिन उसका दिल एक ही जवाब देता है, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है वुशियान में जिससे वो अपने आप को उसके प्यार में गिरने से रोक पाए। लाल वांगची तेजी से वुशियान की तरफ दौड़ जाता है, इससे अनजान कि उसके लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। उसने अभी अभी बेबी को बर्थ दिया है। लाल वांगची अचानक ही कुछ दूरी पर लड़खड़ा जाता है। वो जमीन को छूता उससे पहले ही कोई उसे अपनी बाहों में ले लेता है। लाल वांगची का सर उसके चेस्ट में है। वो अपना सर ऊपर कर देखता है और कहता है, फींग। वुशियान लाल वांगची के चेहरे को टच कर कहता है, लानसान, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। लाल वांगची वुशियान को गले लगाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ मुझे। वुशियान कहता है, लानसान, तुम्हारा चेहरा देखो, कितना पेल है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ। लाल वांगची वुशियान को देखता रहता है, बस कोई जवाब नहीं देता। वुशियान कहता है, लानसान, तुम मेरी चिंता को बढ़ा रहे हो। लानसान अचानक ही वुशियान के लिप्स पर अपने फिंगर रख कहता है, आपको जानना है कि मुझे क्या हुआ है? तो घर चलिए, मैं घर पर आपको सब कुछ बताऊंगा। वुशियान कहता है, लानसान, मुझे बस थोड़ा सा काम। वुशियान अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि जनरल गांव वहां आते हुए कहते हैं, श्रेयन, तुम प्रेस्टन के साथ घर जा सकते हो। बाकी की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। वुशियान कहता है, आर यू श्योर जनरल? जनरल गांव कहते हैं, यस डेफिनेटली, तुम जा सकते हो। वुशियान जनरल गांव को सैल्यूट कर लाल वांगची के साथ वहां से प्रेस्टन हाउस के लिए निकल जाता है। घर आकर लाल वांगची हॉल में रुककर कहता है, फिंग, आप कमरे में चलिए, मैं अभी आता हूँ। वुशियान कहता है, लानसान, जल्दी आ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। लानसान कहता है, आप चलिए, मैं बस आ रहा हूँ। वुशियान भी अब ज्यादा प्रोटेस्ट ना करते हुए कमरे में चला जाता है। कमरे के अंदर आकर वुशियान कैजुअली ही ज्यादा कुछ ना देखते हुए अपनी यूनिफॉर्म को रिमूव करने लगता है। वो कवर्ड की तरफ बढ़ रहा है, तभी उसका अटेंशन एक आवाज पे जाता है। उसके कदम अचानक ही रुक जाते हैं। उसे लगा ये उसका वहम है, लेकिन फिर उसने सुना बच्चे की थोड़ी रुआसी आवाज। वुशियान अपने आप को अब पलटने से नहीं रोक पाता, और जब वो सामने बेड पर देखता है तो उसकी आंखें शक में बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगता है। ये बच्चा। वो बच्चा जब वुशियान को देखता है तो वो जो थोड़ा सिसक रहा था, अपनी रोने वाली आवाज निकाल रहा था, वो अब खुलकर चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। वुशियान ये देख ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत उस बच्चे को गोद में ले लेता है। तभी वुशियान को कुछ महसूस होता है। इस बच्चे से आती है खुशबू। ये तो उसके लानसान जैसी है। ये एक अल्फा बेटा है। वुशियान अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच रहा था। इस बच्चे से उसके लानसान की खुशबू कैसी? वुशियान ने ये भी नहीं नोटिस किया कि वो बच्चा उसकी गोद में पूरी तरह शांत हो गया है और बस उसे ही निहारे जा रहा है अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। वुशियान के मन में अचानक ही एक ख्याल आता है, जिसके बाद वुशियान गौर से उस बच्चे को देखने लगता है। लाल वांगची जो बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा है, वो अंदर आते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? वुशियान लानसान को देखता है और कहता है, लानसान, ये बच्चा, इससे तुम्हारी खुशबू? लाल वांगची कहता है, वो इसलिए क्योंकि वो हमारा बेटा है। मैंने उसे बर्थ दिया है। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं इतना वीक क्यों नजर आ रहा हूँ, तो इसका कारण यही है। फिंग, मैंने हमारे बेबी को बर्थ दिया है। मुझे माफ करना, मैंने ये खबर आपको इतने महीनों पहले कभी नहीं दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बात आपको अपने मिशन से भटकाए। मैं बस आपका इंतजार कर रहा था कि कब आप आएंगे और मैं ये खुशखबरी आपको दूंगा कि आप फादर बन गए हैं। फिंग, ये आपका बेटा है, हमारा बेटा। वुशियान के पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा। वो फ्रीज अपनी जगह पर खड़ा हुआ है।
उसकी आंखों से निकलते ये आंसू ही सब कुछ बयां कर रहे हैं कि वो अभी क्या फील कर रहा है। लानवांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस अपने अपने बेबी के साथ ओशियान को हक कर लेता है। ओशियान कांपती आवाज में कहता है, मेरा बेटा, मैं फादर बन गया। लासान। ओशियान बेबी के फॉरहेड पर किस कर उसे ही एडोर करने लगता है। वो कहता है, लासान, ये हमारा बेटा, ये कितना छोटा है ना। लासान कहता है, वो बस कुछ ही दिनों का है। ओशियान लासान के फॉरहेड पर किस कर कहता है, थैंक यू लासान, तुम्हारी वजह से मैं वो देख पा रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी फैमिली है लासान, मेरा प्यार और अब मेरा बेटा भी। ओशियान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लानवांग जी ये बहुत अच्छे से समझ रहा है। वो आज खुश है, बहुत खुश। पूरा दिन ओशियान अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, बस अपने बेटे को गोद में लिए बैठा रहता है। इसी तरह खुशी खुशी उनके दिन बीत रहे हैं। ओशियान अभी वॉशरूम में है अपने बेटे के साथ। लासान अंदर आकर देखता है तो उसका बेटा अपने बाबा के साथ अपना बात एंजॉय कर रहा है। ये देखना लानवांग जी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसका बेटा उसके साथ तो जरा देर भी नहीं ठहरता था जब वो उसे बात दिलाया करता था, और रो रो कर घर को सर पर उठा लेता था वो अलग। मतलब बाबा के साथ सब कुछ एंजॉय करना है। ओशियान एक दिन जब ज्यादा काम के चलते लेट घर आता है तो उसे ये पता चलता है कि उसका बेटा उससे गुस्सा होना भी जानता है। ओशियान पहले अपने बेटे को देखता है, फिर लानवांग जी को। लानवांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, वो आपका बेटा है, सारे नखरे आपको दिखाता है। आप लेट घर आए हैं इसलिए वो आपसे नाराज है, अब आप ही उसे मनाइए। ओशियान को बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ी थी अपने बेटे को मनाने में, फिर वो चैन से उसकी गोद में सो गया था। देखते देखते कैसे 18 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। ओशियान और लानवांग जी अभी अपने बेटे के सामने खड़े हैं, जो बिल्कुल ओशियान की कॉपी है, जो आर्मी ज्वाइन कर चुका है आज। वो ओशियान को सैल्यूट कर कहता है, चीफ, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा, देश से बढ़कर कुछ नहीं। ओशियान अपना सर नोट कर देता है। ओशियान अब एक आर्मी चीफ है। उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो आज वापस उस मंजर को अपने सामने देख रहा है। बस फर्क इतना है कि उसके बेटे की जगह पर वो था और उसकी जगह पर उसके बाबा। तभी ओशियान की यूनिफॉर्म को कोई पुल करते हुए कहता है, बाबा, क्या मैं भी गागा की तरह बनूंगी? ओशियान अपनी बड़ी स्माइल के साथ अपनी प्रिंसेस को देखता है, जो लासान के हाथ को पकड़े खड़ी हुई है। वो उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, नहीं बेबी, तुम्हें तो बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि मेरे प्रिंसेस तो देश की प्रेसिडेंट बनेगी ना, जैसे मम्मा है। शुई, जो ओशियान और लासान की 5 साल की डॉटर है, वो कहती है, क्या मैं प्रेसिडेंट बनूंगी? ओशियान कहता है, हाँ शुई। शुई इस पर खिलखिलाकर हंसने लगती है और कहती है, बाबा, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मैं तांगू लोग खा सकती हूँ ना? ओशियान इस पर स्माइल कर कहता है, बेबी, तुम कभी भी तुम्हारी फेवरेट स्वीट खा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ये कहकर ओशियान शुई को लेकर वहां से चला जाता है। लासान और सिजोई पीछे से अपना सर शेक करते रह जाते हैं। सिजोई कहता है, मम्मा, बाबा शुई की हर बात मानता है और मेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहता है, ऐसा क्यों? लानवांग जी कहता है, सिजोई, तुम्हें नहीं पता, बचपन में सबसे ज्यादा बाबा का प्यार तुम्हें ही मिला है। बाबा अपना बड़े से बड़ा काम छोड़कर तुम्हारे लिए घर जल्दी आया करते थे, क्योंकि तुम बाबा के बिना खाना भी नहीं खाते थे और ना ही सोया करते थे, वरना तुम बाबा से नाराज हो जाया करते थे। लेकिन अब तुम उस फेज पे आ गए हो जहाँ स्ट्रांग बनना होगा तुम्हें। तुम्हारे बाबा बस तुम्हारी मदद कर रहे हैं। सिजुई समझ गया था अपने बाबा के मोटिव को। वह स्माइल के साथ लानवांग जी के शोल्डर पर लीन हो जाता है। लानवांग जी ओशियान और अपनी बेटी को देख रहा है, जिसे ओशियान अपने हाथों से टांगोलो खिला रहा है। उनकी बेटी बहुत छोटी है, वो अभी कुछ साल पहले ही हुई है, वो भी बहुत ही अजीब सिचुएशन में। लानवांग जी ने एक बार इंडिपेंडेंट डे की परेड के समय ओशियान को एक छोटी सी बच्ची को बड़े ही स्नेह से निहारते देखा। उसे ओशियान के मन की बात जानने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ नहीं थी, प्रॉब्लम थी ओशियान के साथ। क्योंकि ओशियान को जब आंट मैरी से पता लगा कि लानवांग जी ने कितने दर्द के साथ उनके बेटे को बर्थ दिया था, वो किस तरह ओशियान को ही बुलाया जा रहा था, तो ओशियान ये सुनकर इतना डर गया कि उसने ये कह दिया कि उन्हें दूसरे बच्चे की जरूरत नहीं। लेकिन लानवांग जी को जब ओशियान की इच्छा पता चल गई एक बेटी की, तो वो कैसे पीछे रह सकता था। लानवांग जी जब दोबारा प्रेग्नेंट हुआ तो
कई महीनों तक वुशियान को इसकी भनक भी नहीं लगी, लेकिन जब उसे पता चला तो ऑफ कोर्स उसने लांसन पर गुस्सा किया, लेकिन उससे ज्यादा उसे उसकी चिंता होने लगी। पर जब पहली बार उसने अपने बेटे को गोद में लिया तो न जाने कैसे सब डर जैसे गायब सा हो गया, और आज अपने सर चढ़ाकर रखता है वुशियान अपने बेटे को। लानवांगजी ये सब याद कर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। रात में लानवांगजी और वुशियान एक दूसरे को कडल किए हुए बेड पर लेटे हुए हैं। वुशियान कहता है, लाजान तुम इतना शांत क्यों हो? लाजान कहता है, कुछ नहीं, बस याद कर रहा हूँ पुराने समय को। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला आपके साथ। वुशियान कहता है, लेकिन एक चीज तो नहीं बदली ना? लानवांगजी कहता है, क्या? वुशियान लानवांगजी के फॉरहेड पर किस कर कहता है, प्यार, हमारे बीच का प्यार। लानवांगजी कहता है, सही कहा आपने, आई लव। वुशियान कहता है, आगे? लानवांगजी कहता है, आई लव यू ओल्ड मैन। वुशियान इस पर टाइटली लानवांगजी को जकड़ लेता है। वो कहता है, क्या कहा तुमने? ओल्ड मैन। ठीक है, इसका रिग्रेट मत करना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना ओल्ड हूँ। ये कहकर वुशियान लानवांगजी पर टूट पड़ता है, और ऑफ कोर्स लानवांगजी को रिग्रेट होता है इस बात का कि उसने वुशियान को ओल्ड मैन क्यों कहा।